बाजारों में कमजोरी के साथ होता हुआ कारोबार। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी के बाद बाजार सीमित दायरे में करते हुए कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते के आखिरी दिन रहेगा बेहद एक्शन भरा। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी और सुस्ती के बीच में आएगी रिकवरी या फिर रहेगा दबाव। कहां होगी आज की क्लोजिंग, क्या करें अगले अहम हफ्ते की तैयारी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार उतार चढ़ाव वाला होते हुए अच्छी रिकवरी आई और फिर दोबारा फिसलते हुए दिखे, बट अच्छी बात है कि दिन के लो के लेवल को बाजार ने रिस्पेक्ट किया है और फिर वहां से सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जानेंगे अनिल जी से क्या रणनीति बनानी है इस समय बाजार में और किस तरह से आपको वीकेंड के लिए और अगले हफ्ते के लिए करनी है अप्रोच। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी वाला ट्रेड है। 17,650 के करीब है निफ्टी। 100 अंक नीचे, निचले स्तरों से रिकवर। दीप ऊपर से देखेंगे तो 100-125 नीचे है और नीचे से देखेंगे तो 100-125 ऊपर है। तो आपको जैसे देखना वैसे देखो, दोनों तरफ से बराबर है, राइट। मतलब नीचे से मतलब कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो 125 पॉइंट नीचे, आज के लो से देखेंगे तो 125 पॉइंट ऊपर, ताकि दोनों ही लोग खुश रहें, तेजी करने वाले भी, मंदी करने वाले भी। बैंक निफ्टी लगातार 7वें दिन गिरा, ऐसे मजबूती दिखा रहा था, पता ही नहीं चला कि 7 दिन तक गिर रहा है। आज थोड़ा तेज गिरा तो लगा कि हाँ गिरा है, लेकिन फिर भी 37,500 को फिर से होल्ड किया है। नीचे 37,225 जाने के बाद यहाँ पर ही आप देखिए ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट रिकवर हुआ है, जबकि कल की क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे है। ये है बैंक निफ्टी का हाल। कमजोर क्या है उससे पहले देखो, ऑटो को मजबूत है, एफएमसीजी मजबूत है। तो पहले जो मजबूत कम है उन्हीं की बात कर लें तो दो ही सेक्टर अच्छे हैं, लीवर वगैरह, आईटीसी वगैरह ये थोड़े ठीक है, और ऑटो शेयरों में रफ्तार बढ़िया, बजाज ऑटो के साथ साथ सब भाग रहे हैं। बाकी सब जगह बिकवाली है और सबसे ज़्यादा तो ये आईटी में ही है। सबसे एक तो क्या है, 6 स्टॉक है निफ्टी में, दिग्गज बहुत सारे हैं, वजन भी है और यही सबसे ज़्यादा गिरा है। इंफ्रा, फार्मा, रियल एस्टेट, मेटल, ये सब के सब गिरे हैं, लेकिन ज़्यादा दिक्कत मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के गिरने से हुई है। आज कल की तेजी के या कल की मजबूती के विपरीत मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज कमज़ोर हैं। डाउ फ्यूचर्स न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। वाह, पूरे 2 पॉइंट ऊपर है, लाल से हरे निशान में आ गए, थैंक यू वेरी मच। और यूरोप के बाजार 1 से 1.5% कमजोर है, राहत नहीं है, लेकिन डाउ फ्यूचर हल्की रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। अच्छा, तभी हम भी 17,650 में पहुंचे। तो दीप थोड़ी रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में। बिल्कुल सर, डाउ फ्यूचर्स में इनफैक्ट अच्छी रिकवरी आई है, क्योंकि एट 1.150-200 पॉइंट तक की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे, तो वहां से पॉजिटिव हो गए हैं, अच्छी बात है। नैस्डैक फ्यूचर्स सुबह सर 1.5% नीचे थे, वहां से अब देखें तो 0.6% के ही है, तो वहां पर भी रिकवरी है। तो थोड़ी ग्लोबल बाजार में रिकवरी है। यूरोप में ऑफकोर्स आज ज्यादा कट देख रहे हैं, क्योंकि कल यूरोप ने नेगेटिव न्यूज पर रिएक्ट नहीं किया था। पर बताएं सर, हमें कैसे देखना चाहिए? डाउनसाइड पर लेवल्स तो रिस्पेक्ट कर लिए बाजार ने, पर आज जैसे आप कह रहे थे क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अब से क्लोजिंग तक थोड़ा और एक्शन एक्सपेक्ट करें। अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन वो डाउ फ्यूचर्स की मजबूती के साथ भी दीप बात तो वही है ना, भरोसा किसको है। सिर्फ आप ये कह सकते हैं 5-6 दिनों से अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, 5 दिनों से स्पेशली, तो थोड़ी रिकवरी दिखा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस तो कल भी था कि नहीं था ना। और कल पूरे दिन भर अमेरिकी बाजार मजबूत रहे, आखिरी 1 घंटे में सब गड़बड़ हो गई, ऐसे गिरे कि बस पूछो मत, 800 पॉइंट ऊपर से गिर गए। सो कॉन्फिडेंस की कमी है। अब दोनों चीज़ें हो सकती है, फ्लैट खुले, नीचे खुले, डाउ फ्यूचर्स नीचे दिखे, अमेरिका एकदम तेज हो जाए, रिकवरी दिखे, गिर जाए, नहीं पता चलता। और आजकल के मार्केट ऐसे हैं कि जहां आप पता लगाने की कोशिश करें भी ना, फिर वीकेंड है, तो ये मान के चलें कि न्यूट्रल है अमेरिका, हमें हमारे दम पे ट्रेड करना है। अब हमारे दम पे क्या है सबसे बड़ा ट्रिगर? 2 चीज़। पहला, एफआईएस की बिकवाली, जो हमें पता आज भी हो रही है, कल से कम होगी ये दिखा रहा है स्क्रीन, क्योंकि कल आपने देखा किसी भी एक भी लेवल से रिकवरी आई नहीं है ना। और जब रिकवरी नहीं आई तो कुल मिला के स्टॉक्स में, कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स तीनों मिला के दीप आपकी बिकवाली 9,000 करोड़ की थी, जो इन दिनों की सबसे ज़्यादा थी। आज कम से कम वैसे खराब आंकड़े आपको सोमवार सुबह नहीं दिखेंगे, इतना नहीं बेचा होगा, तो थोड़ी रिलीफ वहाँ है, और उस रिलीफ के हिसाब से आप ये कह सकते हैं नीचे के लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी रिलीफ आपको थोड़ी बहुत डाउ फ्यूचर्स से आ रही है, और तीसरी रिलीफ ये कि भाई आप देखो ना, 18,350 से 17,525, ठीक है, 800 पॉइंट नॉन स्टॉप आए 3 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है ना। तो 3 ट्रेडिंग सेशन में 800 पॉइंट निकले, तो थोड़े 150-200 पॉइंट बढ़ सकते हैं, उतनी हो सकती है। सो अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए 17,500 जब तक नहीं टूटता तब तक आप जितने खराब हैं उतने ही खराब है, क्लियर है। और जब तक 17,800 नहीं पार होता तब तक आप जितने खराब हैं उतने ही खराब हैं। तो 17,500 के नीचे ज़्यादा खराब होंगे और 17,800 के ऊपर आप थोड़े से ठीक होना फील करेंगे, बस उतने ही। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में, और जिसके बीचों बीच में आप अभी पढ़ें, कुछ भी नहीं है, टाइम पास है बस।
बिल्कुल, तो थोड़ा टाइम पास जोन में है, कंसोलिडेशन जोन में। अच्छी बात है कि देखिए जो ओपनिंग के 15 मिनट में लो लगा था, उसके बाद बाजार वापस उस लेवल पर नहीं आए बल्कि उसके काफी ऊपर रहे, तो थोड़ा कंफर्ट डाउन साइड पर है, बट डेफिनेटली वॉलेटाइल बाजार है, कमजोर बाजार है, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी पर क्या रहा है सर? सेम है दीप, बैंक निफ्टी भी 37,275 37,500 ये 250 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी माफ कीजिएगा, लगभग उसी के आसपास सपोर्ट लेकर घूमे हम। 37,700 के आसपास है, 37,850 38,000 ये पार होगा नहीं। देखो ऑनेस्टली इतना ताकत नहीं कि आप 37,850 से 38,000 तक जा पाए। 37,375 या 37,275 मान लें, जो भी मान लें, और 500 ये रेंज सपोर्ट है। सो मुझे लगता है इसी रेंज में रहेगा। अगर आज की क्लोजिंग 37,700 के ऊपर होती है बैंक निफ्टी की, तो हम उतने खराब नहीं है। मुझे 37,700 के ऊपर क्लोज करा दो, और ज़्यादा दूर और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं मांग रहा। निफ्टी में तो मुझे 17,750 चाहिए, यहाँ से भी 100 पॉइंट और ऊपर चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी में तो 50-75 पॉइंट कौन सी बड़ी बात है। तो बैंक निफ्टी में 37,700 के ऊपर बंद हो जाए तो ठीक है, बुरे नहीं है। खराब है ऐसा ठीक है, मतलब इतने खराब नहीं कि बहुत अगले हफ्ते के लिए बहुत ही खराब माहौल हो जाए। तो क्लोजिंग बेसिस पे 37,700 और 17,750 अगर ये दो क्लोजिंग मिल जाती है तो दीप ठीक है, हम उतने बुरे नहीं जी। ओके, तो उतने बुरे नहीं है। इनफैक्ट डेज हाई के करीब बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी एक बार फिर से थोड़ी स्ट्रेंथ, थोड़ी लीडरशिप दिखाते हुए दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। देखते हैं क्या यहां पर और रिकवरी होगी कि नहीं। आइए फिर बता दें आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। कुशल और वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए निफ्टी से एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई लाइफ के अभी नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से बंधन बैंक, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स और वोडाफोन आइडिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। पीवीआर और पॉलीकैप के नंबर्स आ चुके हैं। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ का आज आखिरी दिन है। प्राइस बैंड 166 से 175, लॉट साइज 85 शेयरों का रखा गया है। डेटा पैटर्न्स, एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। इशू प्राइस 585 का था, लिस्टिंग प्राइस 856 रुपए पर होती हुई दिखी थी। शेवियॉट बाईबैक का आखिरी दिन है। बाईबैक 43 करोड़ का ये रखा गया था। प्राइस जो है 1725 रुपए प्रति शेयर तय की गई थी। कल के सत्र में निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक अपने नंबर्स घोषित करेगा। साथ ही वर्धमान टेक्सटाइल्स बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी चर्चा होगी। सोमवार यहां पर नतीजों के लिहाज से लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो निफ्टी से एक्सिस बैंक अपने नंबर्स घोषित करते हुए दिखेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से दीपक नाइट्राइट, एचडीएफसी एएमसी, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया मार्ट इंटरमेश, रैमको सीमेंट, एसबीआई कार्ड्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट अपने नंबर्स जो हैं डिक्लेयर करती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट एचडीएफसी एएमसी में रिजल्ट्स के साथ साथ और कई मामले हैं जिस पर विचार किया जाएगा। एचपी एडेसिव्स, एंकर लॉक इन इसका खत्म होगा। इशू प्राइस 274 था, लिस्टिंग प्राइस 315 रुपए पर यह एनएससी पर हुआ था। सुप्रिया लाइफ साइंस का भी एंकर लॉक इन खत्म होता दिखेगा और यहां पर इशू प्राइस 274 रुपए इसका भी था, पर लिस्टिंग जो है ये 421 रुपए पर होती हुई दिखी थी। एनएससी यहां पर 24 जनवरी से सिलेक्ट मिड कैप के डेरिवेटिव्स लॉन्च करते हुए दिखेंगे और साथ साथ किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए क्योंकि यहां पर जो अंतरिम डिविडेंड है इसको मंजूरी देने पर विचार किया जाएगा। और साथ ही एक्स डिविडेंड डेटा है मेरे पास जहां पर एंजल वन का और सीएससी और डीसीएम श्रीराम के जो अंतरिम डिविडेंड इन्होंने घोषित किए थे वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली 24 जनवरी से महाराष्ट्र में प्री प्राइमरी और साथ ही 1 से 12वीं तक के जितने भी स्कूल्स हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं बाजार पर नतीजों के अलावा जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। एक्शन कई सारे खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर स्टॉक्स में हो रहा है। आइए जाने इसके बारे में वरुण दुबे के साथ। वरुण गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले नतीजों के साथ शुरुआत करता हूं। और पॉलीकैप वैसे तो मुनाफा जो है वो अनुमान से बेहतर है, 316 करोड़ पे आया है, लेकिन मार्जिन जो है हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, 13% से घटकर 10.7% पे आया है, तो थोड़ा मार्जिन पे दबाव है। पीवीआर नतीजे अच्छे हैं। कंसोलिडेटेड घाटा जो है करीब 10 करोड़ के आसपास आया है, 84 करोड़ के आसपास के घाटे का अनुमान था। कंपनी की आय 614 करोड़ पे आई है और एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने यहाँ पे मुनाफा क्लॉक किया है 165 करोड़ के आसपास का। आईडीबीआई बैंक मुनाफा 378 करोड़ से बढ़कर 578 करोड़ के आसपास आया है। ग्रॉस एनपीए जो है 21.9% से घटकर 20.6% के आसपास आए हैं। सुप्रिया लाइफ मुनाफा 15.6 करोड़ से बढ़कर 39.6 करोड़ पे आया है। मार्जिन 31.9 से बढ़कर 32.8% के आसपास आए हैं। ज्योति लैब्स मुनाफा 55 करोड़ से घटकर 38.5 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन में भी गिरावट हुई है, 16.8 से घटकर 11.4% के आसपास आए हैं। वहीं गोपाल दास एक्सपोर्ट मुनाफा 6 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ पे आया है।
मार्जिन 7.9% से बढ़कर 11.5% पे आए हैं। हेरिटेज फूड मुनाफा 26.4 से घटकर 20.8% के आसपास आया है, मार्जिन में भी गिरावट हुई है। विनाइल केमिकल मुनाफा 4.8 से बढ़कर 10.6 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा खबरों में हमने आपको जो सूत्रों के हवाले से खबर दी कि बजट में बैंकिंग सेक्टर को लेके काफी बड़ी सौगात जो है वो आ सकती है, डिजिटल निवेश पर मिल सकती है टैक्स रियायत, ये खबर हमने आपको दी। और बैंक में लैंडिंग स्पेस में डिजिटल निवेश जो है उसमें छूट जो है वो संभव हो सकती है, ये खबर हमने आपको दी थी। अडानी एंटरप्राइजेस अडानी विल्मर का जो आईपीओ 27 जनवरी को खुलने वाला है, उसका प्राइस बैंड आ चुका है 218 से 230 रुपए। अजंता फार्मा बायबैक की डेट का ऐलान इन्होंने किया है, 3 फरवरी को खुलेगा, 16 फरवरी तक ये खुला रहेगा। मेरिको एलआईसी ने हिस्सा बढ़ाया है, 3.41% से बढ़ाकर 3.71% कर दिया है Q3 में। ब्लॉक डील हुई है मैक्स हेल्थ में करीब 25,40,000 शेयर्स की। दिल्ली के लिए अच्छी खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को चिट्ठी भेजी है कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो हटाया जाए, तो ये एक अच्छी खबर आई है। इसके अलावा जिंदल फोटो यहाँ पे जी बिजनेस से कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की और जो डीलिस्टिंग का भाव है उसको लेके जानकारी लेने के लिए बात करने की कोशिश की, तो इस पे मैनेजमेंट ने कहा है कि फिलहाल वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और सही समय आने पर ही वो टिप्पणी करेंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च पर जो हमने कहा था इनका जो थर्मल प्लांट है काफ़ी बड़ी वैल्यू है, और जो डीलिस्टिंग वॉलंटरी डीलिस्टिंग प्राइस आया है जिंदल फोटो और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट दोनों की तरफ से, वो काफ़ी कम वैल्यूएशन दे रहा है। इस पर कल कंपनी ने सफाई भी दी थी, उनका कहा था कि वो कुछ रिसर्च से अग्री नहीं करते हैं और डीलिस्टिंग प्राइस में मैनेजमेंट कोई बदलाव नहीं करने वाला है। हमने कोशिश करी काफ़ी तरह तरह के एवेन्यूज से कि दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट से बात की जाए। फाइनली जिंदल फोटो के कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी के साथ हमारी बात भी हुई और हमने कहा भी कि आप आइए और बताइए कि किस तरह से ये अग्री नहीं हो रहे हैं और कहां पर आपको लग रहा है कि हमारी रिसर्च सही नहीं है। तो मैनेजमेंट ने हमें यही कहा है अभी कि फिलहाल वो बात नहीं कर रहे हैं इस पर जब भी बात करेंगे वो क्लैरिटी देंगे। अभी कब देंगे ये उन्होंने नहीं कहा, बट फिलहाल मैनेजमेंट से कोई इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो कोशिश थी हमारी कि कंपनी आए और क्लैरिफिकेशन देकर जाए, बट फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है कंपनी की तरफ से। तो आशा है कि जल्द ही जल्द वो क्लैरिफिकेशन दें ताकि उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, स्पेशली रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें इस मुद्दे पर क्लैरिटी मिले। दोनों स्टॉक आज अपर सर्किट में ही हैं, जिंदल फोटो और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, ये है फोकस इस समय बाजार का और ढेरों स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, वहीं पर हमारी नजर है। तो अनिल जी, इंडेक्स थोड़ी सुस्ती दिखाता हुआ वापस 17,600 के करीब निफ्टी गिर रहा है इस समय, बट ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं सर। और एक्शन है भी, और इस बीच हमारी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और उसके बाद तरुण शर्मा हो रहे हैं तैयार। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मार्केट डायरेक्शन तो मैं अभी भी क्लियर नहीं हूं, तो मैं एक बाय कॉल और एक सेल कॉल देना चाहता हूं। डिस्क्लोजर ये है कि हमने दोनों कॉल्स हमारे क्लाइंट को यही लेवल के आसपास दिए हैं। भारती बेचना है, 700 का लेवल इसने अभी अभी तोड़ा है, 696 697 के करंट भाव से बेचे, 705 का स्टॉप लॉस, 680 670 तक के दो टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट गिरा तो भारती डेफिनेटली गिरेगा। और मुझे बाय करना है हिंडाल्को जो 510 के ऊपर निकल गया है, अभी 512 है। मेरा 520 से 525 तक का टारगेट है, जो मुझे लगता है मंडे तक 525 के लेवल दिखाई देने चाहिए। और अच्छे चांस है कि निफ्टी यहां से अगर बाउंस बैक करता है तो हिंडाल्को आउट परफॉर्म करेगा। आपका स्टॉप लॉस 507 का होना चाहिए। एयरटेल बेचना है, हिंडाल्को खरीदना है 507 के स्टॉप लॉस के साथ, 520 और 525 के टारगेट के लिए। आशीष सर भी हमारे साथ तैयार है, कुछ बेहतरीन कॉल्स उनकी तरफ से भी आने की तैयारी में। उससे पहले HDFC लाइफ के नतीजे भी आपके लिए आने की तैयारी में, नतीजे पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कजारिया सेरामिक्स के नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, जो आय है 840 करोड़ से बढ़कर 1068 करोड़ होती हुई दिखी है। ये कजारिया सेरामिक्स, और कजारिया सेरामिक्स का मुनाफा 120 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़। आपको याद दिलाओ जी, ये वही कंपनी, देश की मिट्टी से बनी हुई टाइल्स, वो वाली जो आती है, वही वाली कजारिया सेरामिक्स। ये है आपके लिए नंबर्स। और कजारिया के तुरंत बाद HDFC लाइफ भी आने की तैयारी में है। निफ्टी का दिग्गज स्टॉक HDFC लाइफ अपने नतीजे पेश करने के लिए तैयार है। जल्दी से HDFC लाइफ के नतीजे भी देख लिए जाए और उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ भी, और साथ ही साथ हमारे मलान साहब की तरफ भी, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, आने की तैयारी में है आपके लिए। ओके, जब तक रिजल्ट्स आए
हाँ, आ चुके हैं। चलिए फाइनली आपकी स्क्रीन पर एचडीएफसी लाइफ मुनाफा 260 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ आता हुआ दिखा। साल दर साल मुनाफे में हल्की सी बढ़त है, कोई खास नहीं कही जाएगी, हल्की सी बढ़त है। 4% के आसपास की बढ़त मुनाफे में आपको नजर आएगी। एचडीएफसी लाइफ में 2.5% स्टॉक इसीलिए आपको नीचे दिखेगा। तो मुनाफे में हल्की सी कमी, माफ़ कीजिएगा बढ़त बोल दिया, मुनाफे में हल्की सी बढ़त है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, 260 से 270 करोड़, मामूली सी बढ़त 4% के आसपास की। स्टॉक मामूली 2-2.5% कमज़ोर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ फोकस करने का, और वो है बजट को लेकर। ये आएगा बजट में। हमारी खास पेशकश हमारे साथ तैयार है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा, बता रहे हैं क्या कुछ आ सकता है बजट में। बताएं तरुण। बताएं तरुण, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बजट को लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सर इनविट्स और रिट्स को लेकर बड़े ऐलान इस बजट में हो सकते हैं। इनविट्स एक बड़ा एवेन्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर सरकार एक रिलैक्सेशन देने का विचार कर रही है। हाल में जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप यदि इनविट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल तक का वेट करना पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन के लिए। इसको घटाकर जिस तरीके से सिक्योरिटीज़ में 12 महीने का वक्त होता है इनकम टैक्स कैपिटल गेन टैक्स रिबेट के लिए, उसको लेकर आने का विचार है 36 महीने से 12 महीने। दूसरा, एक यदि आप किसी आप कोई लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं, उसमें यदि आपका कैपिटल गेन टैक्स आता है, यदि उसका बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट डेटेड बॉन्ड, तो उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स का एग्जम्पशन मिल जाता है सेक्शन 54 EC में। तो इसकी लिस्ट में इनविट्स को इंक्लूड करने पर भी सरकार विचार कर रही है। तो क्योंकि इनविट्स में NHAI, पावर ग्रिड जैसे कंपनीज हैं जो अपना इनविट्स लेकर आई हैं, और उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है, और आपको एक टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे मिल सकता है, और एक अट्रैक्टिव एवेन्यू हो सकता है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी। तीसरा, ये जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि हेल्थ के लिए भी रिट्स को लाया जा सकता है। हाल में जो रिट्स हैं वो सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए हैं, इसका स्कोप बढ़ाकर हेल्थ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी रिट्स के अंदर इनकी एंट्री कराई जा सकती है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये 3 चीज़ें इस बजट में हो सकती है, और इसके लिए फिनेंस मिनिस्ट्री से भी और जो उनके बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ विचार कर रही है। ये है आपके लिए इन्वेस्ट को लेकर बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं, और टैक्स बूस्टर आ सकता है ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल के इन्वेस्टमेंट पर हो, उसे घटाकर 1 साल कर दिया जाए। इस पर विचार हो सकता है। आमतौर पर इक्विटी में यही रूल है, 1 साल से ज़्यादा अगर आप शेयर रखते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। इनविट्स को बजाय डेट के शायद इक्विटी की तरह टैक्स लगाने पर कैपिटल गेन टैक्स पर विचार हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वाकई में इनविट्स के लिए बड़ी राहत वाली बात होगी। यह है आपके लिए बड़ी खबर तरुण की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते आगे बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। स्वागत है आपका विश्वेश जी, बताएं सर क्या करेंगे? देखिए अनिल जी, मुझे लग रहा है मार्केट जो है वो लॉसेस एक्सटेंड कर सकता है ऑन द डाउन साइड, और टुवर्ड्स अभी जो सेलिंग रिज्यूम हुई है दैट इज़ अ 2 o'clock सेलिंग, तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ से और ड्रिफ्ट डाउन करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है वहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। मेरी ओर से शॉर्ट की राय है नवीन फ्लोरिन पे। नवीन फ्लोरिन अभी तो मैंने जब आपको मैसेज किया था काफ़ी ऊपर था, लेकिन अभी नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 3900 के पास नवीन फ्लोरिन है। 3970 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 3800 के इनिशियल टारगेट हो सकते हैं जिस हिसाब से नवीन फ्लोरिंग जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से डबल टॉप बना के मार्केट निकल रहा है, आई एम बिट कॉशियस हियर। तो अनिल जी 3970 के स्टॉप लॉस से नवीन फ्लोरिन को सेल करना है। 3800 के इनिशियल टारगेट्स होंगे। तो तक फिसलने को तैयार है नवीन फ्लोरिन। सारे API केमिकल ये सारे स्टॉक्स आपको एक के बाद एक नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक्शन है भरपूर। आइए अगला कॉल है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर।
अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है, बिकवाली की राय है बीपीसीएल पर भारत पेट्रोलियम को बेचने की राय है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एक नेकलाइन 385 की एक नेकलाइन को तोड़ा है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए 60 मिनट चार्ट्स पर यहाँ डबल टॉप पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। 387 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है। बीपीसीएल अपने रिसेंट लोज को छूने के लिए अब तैयार होता दिख रहा है और रिसेंट लोज कोई 360 रुपए के रीजन में है, तो वहां तक फिसलेगा। 387 जो कि ब्रेकडाउन का लेवल है, वहीं स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 370 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 362 रुपए का। बिकवाली की राय है बीपीसीएल। बीपीसीएल में बिकवाली करने की राय, तो दो बिकवाली के कॉल आते हुए दिख रहे हैं, नवीन फ्लोरिन और बीपीसीएल। आइए स्वागत करते हैं आशु सर का भी, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, सबसे पहले तो मार्केट व्यू। अनिल जी, सुबह भी बात हुई थी कि पूरा मार्केट ही एक्सीडेंट में है और जिस तरह से अनिल जी कोई भी रिकवरी नहीं आ रही है, मुझे मार्केट में दम नहीं दिख रहा। अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक नैरेटिव बहुत मतलब जनरली हम देखते हैं, क्योंकि 500-700 पॉइंट घट गया कि ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट अनिल जी तब होता है जब मैं शॉर्ट में बैठा हूं, आप शॉर्ट में बैठे हो, कुणाल जी, राकेश जी, विश्वेश, सबने शॉर्ट किया है नीचे में और वहां से मार्केट ऊपर है। अनिल जी कोई शॉर्ट नहीं है, सब गले तक भरे हुए हैं। बजट की एक्सपेक्टेशन में अनिल जी, तो मुझे बजट से हमेशा हर साल ही बहुत डर लगता है। बजट की एक्सपेक्टेशन में सारे माल इतना भर के बैठ जाते हैं, मतलब नो ब्रेनर की तरह कि सारे प्लस करके बैठ जाएंगे और फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे और सबका माल ऊपर लिख लेंगे। तो अनिल जी बजट से प्रीसीडिंग जो टाइम है, जिस तरह की करेक्शन हुई है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड नहीं है अनिल जी, मार्केट ह्यूजली ओवरबॉट है। तो ये तो विश्वेश ने भी बोला, मैं आई टोटली कंकर कि ये नीचे के लॉसेस बढ़ सकते हैं, ऊपर में अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत आ जाए, या तो कोई बहुत ही बड़ी चीज लेके आएगी, अदरवाइज अनिल जी एग्जिट नहीं मिलना। तो पहला व्यू तो ये है। अनिल जी एलएनटी की पुट दिलाई थी 2 दिन पहले, डबल हो गई है, ट्रिपल भी हो सकती है एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस की, सॉरी आईटीसी की पुट डबल की कगार पे है। एक पुट और लेनी है अनिल जी, वो है कोल इंडिया की। कोल इंडिया में भी अनिल जी एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है और इसमें एक फंडामेंटल रीजन भी है। वरुण ने कुछ दिन पहले कवर किया था इसको कि कोल इंडिया में इंडोनेशिया में बैन लगा था कोल माइनिंग पे, वो बैन आई थिंक अब उठ चुका है। तो अनिल जी वरुण को यह भी बताना चाहिए जब उठ जाएगा तो कैसे स्टॉक्स में इफेक्ट होगा, जब पॉजिटिव था। तो अनिल जी कोल इंडिया की 160 की पुट 2.5-3 रुपए में मिल रही थी, 3 रुपए के आसपास लेके रखनी चाहिए। इसमें भी मतलब बड़ा लॉट साइज है, तो अगर डबल हो जाती है तो अनिल जी पैसे इसमें अच्छे बन सकते हैं, थोड़ा स्लो मूवर है। तो कोल इंडिया भी एक स्टॉक है जिसमें खराब है। तो अनिल जी बहुत सारे स्टॉक्स खराब लग रहे हैं और अगर ये 17,600 के नीचे जिस तरह से अभी मार्केट आ गया है तो मुझे कोई खास रिकवरी भी नहीं लग रही है। और चाहे वो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है, जैसे भारतीय हमने सुबह बात की थी और वागले जी ने सेल कॉल दी है, तो आई टोटली एग्री कि ये सब नीचे जा सकते हैं, तो लेने में बहुत कॉशियस रहना चाहिए। हैविंग सेड दैट अनिल जी, दो बैंक्स ने आज थोड़ा सा दम दिखाया था, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रिजल्ट। ये रिजल्ट में अनिल जी बड़ी मूवमेंट देते हैं और सरप्राइज भी कर देते हैं कभी कभी। तो मुझे लगता है कि एक्सिस में एक बुल स्प्रेड बनाना चाहिए, 700 की कॉल लेनी चाहिए और 730 की बेचनी चाहिए। ये अनिल जी 1:1 का स्प्रेड है, बड़ा छोटा सा स्प्रेड है, 10 रुपए की कॉस्ट है। ऑलरेडी एक्सिस का भाव जो चल रहा है 713-14 रुपए, और मतलब जितना कॉस्ट है उससे ऊपर ही चल रहा है। और अनिल जी लो रिस्क लो रिटर्न का ट्रेड है, लेकिन अगर किसी को एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के लिए प्ले करना है जो कि सरप्राइज कर सकते हैं या मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे सकते हैं, तो उसमें 1:1 बुल स्प्रेड बनाए। फ्यूचर नहीं ले अनिल जी, क्योंकि नीचे का घर सब स्टॉक्स में लंबा खुला हुआ है, एक्सपायरी प्रेशर और भी नीचे ले जा सकता है बहुत स्टॉक्स को। लेकिन रिवर्सल भी अनिल जी बीच में अभी भी हमने इंट्राडे देखा था, आया था, और कह नहीं सकते कि थोड़ा बहुत आ सकता है, बट तो मुझे लगता है कि एक्सिस में एक बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। बाकी अनिल जी आई एम जिटरी ऑन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, एज आई सेड कि गले तक माल भरा हुआ है, ये ओवरसोल्ड मार्केट नहीं है, ये ओवरबॉट मार्केट है। बिल्कुल ओवर बॉट मार्केट है, ओवर सोल्ड मार्केट नहीं है, आशु जी की तरफ से आ रहा है। बट नजर रखिए कुछ नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और हिंदुस्तान जिंक के नतीजे इस समय आपको आते हुए दिख रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देखिए। फर्स्ट कट अगर आप देखें, आय 6,033 करोड़ से बढ़कर लगभग 8,000 करोड़ की आय आई है, तो आय में तो आपने बढ़िया उछाल आते हुए देखा है। मुनाफे की बात करें तो 2200 करोड़ से मुनाफा 2700 करोड़ का आया है, तो 500 करोड़ के मुनाफे में आपने बढ़त देखी है।
कामकाजी मुनाफा भी 3270 करोड़ से बढ़कर 4370 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो 1100 करोड़ के कामकाजी मुनाफे में आपने बढ़त आते हुए दिखी है और मार्जिन भी 54.2 से बढ़कर 54.7% के आए। तो नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट हिंदुस्तान जिंक की तरफ से तो दमदार आपको आते हुए दिख ही रहे हैं। एक बार जरा सुमित जी से राय भी ले ली जाए क्योंकि वो ट्रैक भी करते हैं इसे। सुमित जी, हिंदुस्तान जिंक अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, कमजोर बाजार में स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है, इनफैक्ट स्पाइक इस समय करते हुए दिख रहा है, कोई राय इसके चार्ट पर सर? 1.5% ऊपर। देवांशु, हिंदुस्तान जिंक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। हिंदुस्तान जिंक यहां से एक बढ़िया मूव अगले हफ्ते दिखाएगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 315 310 के आसपास है। ऊपर में स्टॉक जैसे ही एक बार 330 का लेवल तोड़ेगा 330, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर ऊपर में 345 रुपए से लेकर 350 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। अगले हफ्ते में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। चलिए, तो एक मेटल स्टॉक के तो दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, पर क्या दूसरे मेटल के भी ऐसे ही बढ़िया नतीजे रहेंगे? बाजार का दिग्गज JSW स्टील, इसके नतीजों का है इंतजार। आशीष है तैयार बताने के लिए बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। दिपांशु, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे हर पैमाने पर। अगर आप देखें तो इन्होंने, सबसे पहले बता दूं कि जो भूषण पावर का अधिग्रहण किया था, इसके बाद जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 63% की जो ग्रोथ है वो नजर आएगी, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ी हैं, इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो जो इनका एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा है, यहाँ पर 61% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। मार्जिन अगर आप देखें तो थोड़े बहुत जो है डिसअपॉइंट कर सकते हैं, हालांकि मोर और लेस अगर आप देखें तो स्टेबल ही कहे जाएंगे। पिछले साल करीब 27% के मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। इस बार भी अगर आप राउंड ऑफ करके देखें तो 27% के मार्जिन है वो देखने को मिलेंगे। इनका जो टोटल मुनाफा है यहाँ पर आपको 103% की जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। एबिटा प्रति टन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 47% का जंप जो है साल दर साल आपको देखने को मिलेगा। यानी आंकड़ों के लिहाज से हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे जो है बढ़िया आएंगे। तो आंकड़ों के लिहाज से तो नतीजे बढ़िया आने ही चाहिए। मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक के नतीजे दमदार, अब JSW स्टील का है इंतजार है किरण जी का कॉल का। आइए बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। डीप शॉर्ट कॉल है और ये भी एक ऑप्शन चेन डेटा के आधार पे है और टेक्निकल लेवल्स पे भी है। शॉर्ट करना है टाटा पावर में 250 के कॉल ऑप्शन में इस सीरीज में लगभग 2 करोड़ शेयर्स है और वो ट्रैप होते यानी वो स्ट्रेंथ दिलाते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है थोड़े से नीचे के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे 246 247 के, ये आज के सत्र में टूट गए अच्छे वॉल्यूम के साथ। मेरा मानना है कि पहला छोटा सा जो सपोर्ट रहेगा जो सोमवार को आना चाहिए वो लगभग 236 का है, तो वो टेस्ट होना चाहिए। पर इवेंचुअली मुझे लगता है इस सीरीज में आपको 230 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। यानी इधर से रिस्क कम है। आपका स्टॉप लॉस 250 रुपए 50 पैसे 251 के आसपास होना चाहिए फ्यूचर्स के इधर। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 238 और 230, ये 2 टारगेट्स मान के चलने चाहिए टाटा पावर में। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर। यहाँ पर राय आती हुई किरण जी की तरफ से इस वक्त, और बेच कर चले 250 के स्टॉप लॉस के साथ। अब फ्रेश बिकवाली के ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं, ये एकदम आपको साफ नजर आएगा इस वक्त। आइए, ढेर सारे कॉल्स और आने को तैयार है, उससे पहले तैयार है सेठी साहब, वक्त है सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब नमस्कार, बताएं सर क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, रोज की तरह 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है आज। एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक है। बताएं सर, शुरुआत करें। अनिल जी, पहले F&O का स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। जो आज F&O का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है वो है रेन इंडस्ट्रीज जनवरी फ्यूचर्स, जो कि अभी 229.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी सीमेंट का कारोबार तो है ही है इनका, जहाँ पे इनकी 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है, बट इनके पास कैल्साइन पेटकॉक, उसकी अराउंड 2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। ये जो प्रोडक्ट है ये एल्यूमिनियम प्राइसेज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के जो फॉर्चून है उसके साथ साइड अप है, और एल्यूमिनियम के प्राइसेज में कहीं कोई गिरावट नहीं है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं आज के इस तरह के बाजार में भी हिंडाल्को आज 3% ऊपर है, 515 के लेवल पे है, और नाल्को भी स्टेबल है।
एल्यूमिनियम के प्राइजेस जो पिछले साल इस समय $1500 पर टन का प्राइस था, वो अब बढ़ के $2900-3000 के आजकल भाव चल रहे हैं। और उस पे ये जो सीपीसी इनका जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले क्वार्टर्स में भी। और इस कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। हाफ ईयर खत्म हो चुका है, उस पर इस कंपनी ने 500 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, और अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो इस साल FY22 में, मतलब दिसंबर के नतीजे आएंगे, फिर मार्च क्वार्टर के नतीजे के बाद मुझे लगता है अराउंड 1000 से 1200 करोड़ के पैट आ सकते हैं। और कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 7800 करोड़ के करीब। तो 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी कंपनी का पूरा फोकस अपने कर्ज को कम करने में है। फिर FISDI अराउंड 15% के करीब हिस्सेदारी रखते हैं। और इसमें एक खास बात है, मोहनीश पाबराई जो कि इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर है, उनकी हिस्सेदारी है 7.5%। और उन्होंने सितंबर क्वार्टर में जो 5.5% थे वहां से बढ़ा के दिसंबर क्वार्टर में 7.5% की हिस्सेदारी की है। तो वो लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। फिर डॉली खन्ना भी अराउंड 1.15% स्टेक ओन करती है। कंपनी का सितंबर क्वार्टर भी अच्छा था। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जब सेंटिमेंट्स ठीक होंगे यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 245 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 225 का स्टॉप लॉस रखना है। यह है रेन इंडस्ट्री पहला स्टॉक जहां पर 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, ये तो एफएनओ वाला स्टॉक हो गया आजकल, है ना? अब कैश का स्टॉक? हाँ जी, कैश का जो स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो आज रडार पे आ रही है। स्टॉक का नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जो कि 432 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। ये कंपनी ऑटो केबल्स, स्पीडोमीटर और हेलोजन बल्ब्स के लिए जानी जाती है। और कंपनी की मार्की क्लाइंट लिस्ट है जिसमें टीवीएस है, फॉक्सवैगन है, इन सबको कैटर करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 19-20% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 16.5-17% के। फिर डेट इक्विटी रेशियो 0.27, वो भी कंपनी लगातार कम कर रही है। सितंबर क्वार्टर भी अच्छा था। और FISDI अराउंड 16-17% ओन करते हैं, जिसमें DSP है, HDFC है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 450 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 425 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए 2 कॉल्स, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी सुप्रजीत इंजीनियरिंग जिस पर करें खरीदारी, और साथ ही रेन इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में इस पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर, गिरते बाजार में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और 2 कॉल्स देने के लिए। तो ये थी सेठी साहब की तरफ से उनकी रिकमेंडेशंस। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या पसंद है ट्रेड के लिए। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बेचना है। 1200 का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है, अभी 1190-92 है। मुझे 1260 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड दिखाई दे रहे हैं, 1160 के। और आपका स्टॉप लॉस 1206 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर बिकवाली की राय। एनबीएफसीज और बैंक्स ये अब ज्यादा कमजोर बनते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं विश्वेश जी को क्या है पसंद ट्रेड के लिए। बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द वीकेस्ट बैंकिंग स्टॉक रहा होगा बिकॉज द रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो शॉर्ट करना है आरबीएल बैंक को। फ्यूचर में भी 147 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है ये जो 125 से 160 तक का पुलबैक आया था वो ओवर हो चुका है और अब जिस हिसाब से स्टॉक रिज्यूम कर रहा है मुझे लगता है क्या अलॉन्ग विद द बैंक निफ्टी ये स्टॉक शायद लोस तोड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग टू बी आंसर्ड इन फ्यूचर बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है दीपांशु फॉर इनिशिएटिंग अ शॉर्ट पोजिशन। यहाँ पे 147-148 के आसपास शॉर्ट करें, 152 का स्टॉप लॉस रखें, 143-138 के इनिशियल टारगेट्स होंगे आरबीएल बैंक में। ओके, तो 143 और फिर 138 के टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक पर करनी है बिकवाली। ये भी अब कमजोर होते दिख रहा है। डेज लो पर काउंटर है, 3.5% का कट आरबीएल पर आ रहा है इस समय। तो बाजार है कमजोर, डेज लो की तरफ वापस फिसलते हुए, स्पेशली निफ्टी पर ज्यादा दबाव है। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा होल्ड आउट की करने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं अनिल जी से इस समय क्या है उनकी स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है।
एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, बाजार हमारे तो कमजोर हैं, ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, माइल्ड पॉजिटिव कह सकते हैं सर। नैस्डैक फ्यूचर्स भी उतने बुरे नहीं लग रहे हैं, अब सिर्फ 0.5% की गिरावट है। एट डेज लो टुडे नैस्डैक फ्यूचर्स फिर से 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे। तो अमेरिकी फ्यूचर्स तो थोड़े ठीक दिख रहे हैं सर। हमारे बाजारों में ऑफकोर्स सुस्ती का माहौल है। यूरोप की भी बात करें तो करीब 1 से 1.5% का कट है, और एशिया में भी आज हमने कमजोरी जरूर देखी थी। हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर एशिया के बाजार बंद हुए थे। इनफैक्ट हांगकांग तो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ था। तो ग्लोबल मार्केट सुस्त है, बट हमारे बाजार काफी वीकनेस दिखा रहे हैं। क्या करना है सर? दीप, क्या करना है इसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम ट्रेड कर रहे हैं 17,600 से थोड़ा सा नीचे। 17,600 तोड़ने के बाद करीबन 1,55,00,000 शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर आते हैं। मतलब 17,600, 700, 800, 18,000 तक, मतलब ऊपर में जो पुट राइटिंग होकर रखी है। पुट राइटर का मतलब है कि जिसने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और बाजार नीचे नीचे आ रहा है, उसे उसको अनलिमिटेड लॉस होता है, बराबर है। पुट राइटर को प्रॉफिट कितना होता है? जितना उसने पुट बेचा है, जिस प्रीमियम में बेचा उतनी उसकी कमाई है। रिस्क अनलिमिटेड है जैसे जैसे मार्केट गिरता है। तो 17,600 के नीचे जाने पर करीबन 1,55,00,000 पुट राइटर्स रिस्क पर आ गए। ठीक है, 17,600 के नीचे। तो मतलब 17,600 के नीचे 1.5-2 करोड़ निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं वॉल्यूम में, क्वांटिटी, वो आपकी शॉर्ट है। ठीक है, 17,700 पर 1,05,00,000 शेयर पुट राइटर्स शॉर्ट है, तो सॉरी लॉन्ग है। तो 17,700 के नीचे 1,05,00,000 शेयर रिस्क पर है, 17,600 के नीचे 1,55,00,000 शेयर रिस्क पर है, और अगर आपने 17,500 तोड़ दिया तो 2,10,00,000 शेयर रिस्क पर आ जाएंगे। चलो उम्मीद करें 17,500 ना टूटे, लेकिन 17,600 टूटने पर भी करीबन 1,55,00,000 शेयरों की रिस्क है। अब ये रिस्क कब कम हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है? अगर जो लोग शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में बैठे हैं कि भाई आखिरी आधे घंटे में ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, हो सकता आ जाए, तो वो भी मैं एक बार आपको पहले डेटा बता दूं, फिर आएगी नहीं आएगी कितनी आएगी बाद में बात करेंगे। पहले डेटा समझ लीजिए। 17,700 तक अगर निफ्टी रिकवर करके आता है और उसके ऊपर निकलता है तो 1,05,00,000 शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पर आ जाएंगे। यानी कि 17,700 के नीचे जो कॉल राइटिंग हुई है वो 1,05,00,000 शेयर की, एग्जैक्टली 1,05,00,000 शेयरों की पुट राइटिंग होकर रखी हुई आपकी 17,700 पर। तो बेसिकली आपके लिए जब तक 17,700 के ऊपर ना निकले निफ्टी, तब तक आपको बिल्कुल तेजी के बारे में तो सोचना ही है। तब तक का जो भी करेक्शन आएगा, एक रनिंग करेक्शन इंटरडे में कि इतने गिर गए तो 100-125 पॉइंट आ जाए, तो अभी आप जहां पर हैं 17,575 पे, यहाँ से 125 पॉइंट बढ़ते भी हैं तब तक भी आप मजबूत नहीं है। 17,800 के पार निकलने के बाद आपको तेजी का पहला संकेत आएगा, और वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल बराबर बना हुआ है कॉल राइटर में 1,55,00,000 शेयरों का। तो आप डेटा समझ रहे हैं, 17,600 के नीचे 1,55,00,000 शेयर जो तेजी करके बैठे हैं वो रिस्क पर है, 17,800 के ऊपर 1,55,00,000 शेयर जो मंदी करके ऊपर बैठे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जिस लेवल की तरफ बाजार आगे बढ़ता है, अब चूंकि नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मंदी करने वाला हो गया हावी और तेजी करने वाला हो गया बैकफुट पे, क्योंकि आप 17,600 के नीचे। इसलिए आज एक कोई ढंग की क्लोजिंग मिलेगी इसकी संभावना कम है। ये तो हो गई ऊपर की संभावना कम है, 17,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलने वाली, और क्लोजिंग बेसिस पे 17,750 के नीचे आप बंद होंगे। आपका जो ये ट्रेंड है वो कल सोमवार को पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर नीचे कितना जा सकते हैं? फिलहाल जो लेवल है वो 17,500 का, तो आज आप 17,500 के नीचे भी बंद नहीं होंगे, ये आप थोड़ा सा इत्मीनान रख सकते हैं। संभावना है 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो पूरी संभावना है कि 17,500 के आसपास सपोर्ट लेंगे। आज का लो 17,500, 525 का, शायद वहाँ रुक जाएं, और ऊपर में 17,700 पार नहीं होगा। ये आपको निफ्टी के सारे डेटा बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बने। दोनों तरफ 100 पॉइंट की पोजीशन, 1,05,00,000 शेयरों की और 1,55,00,000 शेयरों की बैलेंस है। किसी ने बहुत समझदारी से पुट और कॉल दोनों बेचे हुए। ये बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। 37,500 के नीचे आप हैं और ख़राब है। 37,500 पर 23 लाख शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट है, और उसके नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं, हाईएस्ट है। इसलिए अब सीधा आपको ये 37,000 का रास्ता खोल रहा है, ये आपको साफ दिखता है। तो अगर अब
आज का लो तोड़ते हैं 37,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। 37,500 से ही आपको मजबूती गिननी है, 38,000 पार नहीं होगा तो ब्रॉडली बैंक निफ्टी के लिए ट्रेंड जो है, रेंज जो है 37,000 38,000 की है और 37,500 से आपको डिसाइड करना तेजी मंदी का। और यहाँ भी डायरेक्शन साफ है, नीचे की तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो 37,375 पहला सपोर्ट है जहाँ पर हम आ गए, 37,275 और 37,050 ये बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो ओवरऑल रिकवरी के चांस कम है और अगर इस रिकवरी में बैंक निफ्टी भी 37,700 से 37,850 की रेंज में आता है तो वहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। निफ्टी 17,700 17,800 की रेंज में आता है तो वहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। ये डेटा बता रहे हैं। जी दीप। क्लियर है सर, तो ये रेंज आपके सामने आ गई है और दोनों तरफ की जहां पर बाजार है, ऊपरी स्तरों पर फिर से आप एग्जिट करें, निचले स्तरों पर थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। फिलहाल 17,550 के नीचे निफ्टी आते हुए दिख रहा है, तो कमजोरी वाला बाजार है इस समय। एक ही स्पेस है बाजार में जो होल्ड आउट कर रही है, वो है आपके एफएमसीजी स्टॉक्स और HUL सेकंड बिगेस्ट गेनर है बाजार का, इस समय थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है जहां तक इंडेक्स का सवाल है। आइए जान लेते हैं HUL के नतीजों में ऐसा बाजार को क्या अच्छा लगा या फिर बाद में जो कॉन कॉल हुई वहां पर क्या निकल कर आया जिसकी वजह से आप इस समय भी देख रहे हैं वीक बाजार में भी HUL और बाकी FMCG शेयर्स होल्ड आउट कर रहे हैं। वरुण बताइए HUL कैसे रहे नतीजे? देखिए दीप, नतीजे तो मिले जुले थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हालांकि एक बात अच्छी रही कि जो मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने कहा था कि जो खासकर जो प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी है ना, इस कंपनी की जो डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है, खासकर जो अर्बन एरिया में बेची जाती है, वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही थी और उसी का नतीजा है जो आपको देखने मिला कि मार्जिन जो है 24% से बढ़ के 25% पे आए हैं, यानी कि पूरे 1% के आसपास मार्जिन में इजाफा हुआ है, जबकि बाकियों में आपको इस तरह का ट्रेंड देखने नहीं मिला है। वही रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 10.4% की बढ़ोतरी है, मुनाफा 16-17% के आसपास आया है, बढ़कर 2240 करोड़ के आसपास आया है, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर ही है। लेकिन कुछ बातें जो कंपनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उस पर अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाके में जो तकलीफें हैं वो अभी भी जारी है, पिछले क्वार्टर में भी थी, अभी भी है, और खासकर जो कमोडिटी की कीमतें बढ़ी है उसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने के चलते ग्रामीण इलाकों में ज्यादा प्रेशर देखने मिला है। और Q3 के मुकाबले Q4 में आपको जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है उसका असर शायद थोड़ा ज्यादा देखने मिलेगा। हालांकि डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है और शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ा है। इनका कहना है कि फिलहाल जो कोविड की लहर चल रही है उसका कारोबार पे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। आगे डिजिटल कारोबार पे कंपनी फोकस करने वाली है और जो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट की बातें चल रही है लगातार, ITC ने भी आपने देखा कि लॉन्च किया था, इस कंपनी का कहना है कि नो डाउट समय आने पे हम भी उसको लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी का एक और बात कहना है बजट को लेके। मैनेजमेंट का कहना था कि क्योंकि ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए और मनरेगा जैसी स्कीम्स जो है उसमें एलोकेशन बढ़ाना चाहिए ताकि कंजम्पशन बढ़े। तो ओवरऑल नतीजे मिले जुले थे। कमेंट्री ग्रामीण इलाकों को लेके अभी भी थोड़ी बहुत चिंताजनक है, लेकिन हाँ प्रीमियमाइजेशन जो है वो पिकअप कर रहा है, कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, तो शायद बाजार को यही पसंद आया। तो वैसे भी ओवरसोल्ड था तो जाहिर सी बात है यहाँ से अच्छा खासा अपटेक इसके लिए भी देखते हैं। ये है आपके लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री और पूरा का पूरा एक्शन। आइए बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, शॉर्ट के ऊपर दूसरा शॉर्ट कॉल आ रहा है। टाटा पावर थोड़ी देर पहले बोला था डेज लो पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। अभी मुझे टाटा मोटर्स बेचना है। अनिल जी, मैं ऑप्शन का एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। 500 का पुट ऑप्शन जो अभी 8.5 रुपए के आसपास मिल रहा है वो बाय करने की सलाह है। आपको 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मेरा मानना है कि सोमवार दोपहर तक या शायद मंगलवार सवेरे तक आपको इसका प्रीमियम 15 के आसपास देखने को मिलेगा, 15 से 20 तक। तो ये जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही पिछला स्विंग बॉटम तोड़ दिया है और जिस तरीके से सब लॉन्ग बिल्टअप थे वो कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से 480 में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, 460 में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, ये काफी डरावनी चीज है। मेरा मानना है कि आपको 485 से लेके 480 के टारगेट्स आपको सोमवार मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। यानी इधर से काफी डाउनसाइड है। रिस्क 2 रुपए का है ऑप्शन के जरिए अगर आप एक्शन लेते हैं और प्रीमियम लगभग डबल होता नजर आएगा, तो इधर बहुत अच्छे फायदे शॉर्ट पोजीशन लेके कर सकते हैं। वाली किराए पुट ऑप्शन के जरिए किरण जी की तरफ से बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष।
बनाए सर। अनिल जी, कल के मॉर्निंग के शो में हमने 17,900 का पुट दिया था 140 पे, वो 400 रुपये हो गया, हमारा तो टारगेट 240 का था। अब मुझे लगता है 17,500 का पुट लेना चाहिए, स्लाइटली एट द मनी कहा जाएगा, 135 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कूल ऑफ हो 125 तक मिले तो भी ऐड करना चाहिए। देखिए ओवरऑल अनिल जी 17,500 के पुट में अनवाइंडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एंड ओवरऑल आज के दिन का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पुट राइटर्स आर ऑन द बैक फुट, लेकिन 17,500 जैसे ही जाएगा अगला सपोर्ट सीधा 17,200 के आसपास है। मुझे लगता है यूएस मार्केट नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो एफआई का सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ही हैवी है और हैवी वेट्स में जिस हिसाब से सेलिंग दिख रही है मुझे लगता है अनिल जी 17,500 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, थोड़ा सा वाइड रखेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी है, 75 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा और टारगेट होंगे 220 और 280। सो 17,500 पुट ऑप्शन लॉन्ग, स्टॉप लॉस 75, टारगेट 280, मतलब 300 रुपये के आसपास। तो 220 और 280 के टारगेट के लिए 135 रुपए में 17,500 का पुट ऑप्शन खरीदे। दिन का लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड करते हुए बाजार 17,525 का लो सुबह बनाया था, वो लो भी आ गया, 17,500 के करीब है। हम 37,225 का लो हमने निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर बनाया था सुबह, उसके बेहद करीब आते हुए दिख रहे हैं हम इस वक्त। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बनाए सर। अनिल जी बिकवाली की राय है भेल पर, BHEL पर बिकवाली की राय है। यहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, पिछले 2 दिन के लोस को तोड़ रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है BHEL में, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी ये स्टॉक नीचे आना चाहिए। अगला सपोर्ट हमें 57 के आसपास नजर आता है, तो 57 तक स्ट्रेट फॉल आपको देखने को मिलेगा। अब ये मेरे ख्याल F&O के बैन में है अनिल जी, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो कम से कम निकल आए। मेरे ख्याल से बैन में भी होना चाहिए, भेल बैन में है कि नहीं, होना तो चाहिए वैसे, बैन में है, बैन में। चलिए ठीक है, तो बेल बैन में है तो अब वही है, ज़्यादा तो क्या बेच पाएंगे। ठीक है, आइए बस इन साहब से मुलाकात करने का है वक्त। बताएं सर, वसीम साहब स्वागत है सर। दिन के लो पॉइंट पर है मार्केट, दोनों ही गिर रहे हैं काफी जोर से, आज फिर से बिकवाली हुई है, क्या व्यू बन रहा है सर? अनिल जी ग्रॉसली ओवरसोल्ड, नाउ यू विल बी, अब आपको एक 500 पॉइंट का पुल बैक आ सकता है, बिकॉज ऑल बैड न्यूज इज मोस्टली डन इन टुडे। देयर इज हेवी शॉर्टिंग एंड आई थिंक दिस विल बी अ ट्रैप मे बी ऑन मंडे मॉर्निंग itself. So be prepared that if you are short, this is the time to cover your shorts, because I think market will open gap up on Monday. So be prepared to buy, because ये जो आज का sell off है, it's more to do with the trial of 3 days, and I think the US will reverse today. So I keep my fingers crossed. I think Monday will be a gap up. We could test 750 or maybe beyond that. Let's hope and pray for that. अब आपके लिए अपडेट्स बता दूं अनिल जी, आप कहे तो। जी सर प्लीज बताएं। तो आपको रिलायंस कल दिलाया था, वो देखिए सर 2515 बिक गया, जो आपको कल 2460 में दिलाया था। और हीरो मोटो देखिए आज सुबह आपको 2700 पे भी कहा था ले लेना, 2775 बिक गई। अब मेरे पे 2 बाइज हैं और वो मेरे को लगता है मंडे को आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं। तो अनिल जी दोनों मेटल काउंटर्स हैं, पहले तो लीजिए जिंदल स्टील, इसके नंबर सबसे उम्दा आएंगे इन द स्टील काउंटर 400 402 में, 395 393 का स्टॉप लॉस है, 425 से 30 का टारगेट। और टाटा स्टील 1160 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस है 1140, 1200 to 1210, this would be the target on Tata Steel. Metals will be the best proxy rise as we see yields fall off and dollar weaken. तो टाटा स्टील और JSPL 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए। धन्यवाद सर, उम्मीद करते हैं कि सोमवार को रिकवरी नजर आए और स्टॉक्स दिखे जबरदस्त एक्शन में। आइए बढ़ते हैं आगे, और आशु सर भी अपनी तरफ से पिक्स और टिप्पणी देना चाहते हैं। आशु सर बताएं। अनिल जी मैं तो बेसिकली आपकी स्टडी पे बिल्कुल आपको वो आपका साथ देना चाह रहा था जो आपने बताया।
अनिल जी कल भी मार्केट में ये हुआ था कि इससे नीचे क्या जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा, तो लोगों ने पुट्स बेची हुई थी। तो कल जो लास्ट में आपने 1-1.5 घंटे में एक्सपायरी का प्रेशर देखा था वो श्योरली और श्योरली उस पुट्स की वजह से था। और आज भी जो आपने पुट्स का डेटा दिया है ना जी, सबसे बड़ी डैमेजिंग ये चीज यही है, क्योंकि वो माइंड में ऐसी कंडीशनिंग तेजी की है और उसके बाद ये होता है कि इससे नीचे क्या जाएगा तो लेने का मन नहीं होता। जो पुट राइट जो राइटर्स होते हैं अनिल जी, ऑप्शन राइटर्स, उनको जितना मर्जी तेजी मंदी बोल दो या लग जाए, उनको लेना नहीं होता, उनको बेचना ही होता है। तो आई थिंक वो बिग बड़ी ट्रैपिंग हुई है और उसी का कारण सबसे बड़ा बना हुआ है, जो कि मतलब नीचे का मतलब कहीं भी अनाप्शन, आप जैसे कल एक्सपायरी हुई थी अनिल जी 10-10 रुपए वाली पुट 100 रुपए हुई है कल, और आज भी वही हाल चल रहा है। और जो आप ये बोल रहे हैं अगर इतना बड़ा ट्रैप हो गया है तो अनिल जी बिल्कुल आपकी स्टडी 100% अगर 17,700 से ऊपर जाता है तो लेने का सोचना चाहिए, नहीं तो उससे पहले तो अनिल जी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड शूट रहे हैं अभी देखिए आप, किरण जी ने टाटा मोटर टाटा पावर कैसे दिया और कैसे मतलब पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं स्ट्रॉन्ग काउंटर्स। तो ये दिखा रहा है कि अनिल जी कितना मतलब शैलो और हॉलो मार्केट है इस वक्त, और डर का वो माहौल बना हुआ है क्योंकि ओवर बॉट है अनिल जी, और कोई कारण नहीं है, ओवर बॉट है। अब वो कितना कटता है, कब ये डर के कवर होते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा रिवर्सल दिखेगा। बट एब्सोल्युटली व्हाट यू आइडेंटिफाइड कि सबसे बड़ी, आप सुबह अनिल जी आप एक कमेंट्री दे रहे थे बहुत बढ़िया, एक मैक्रो रीजन है एक माइक्रो रीजन। मैक्रो रीजन तो आपने बात की, माइक्रो रीजन यही है अनिल जी, पुट राइटर्स, क्योंकि वो जो राइटिंग हो रखी है कि इससे नीचे क्या जाएगा अनिल जी, वो कहीं भी लेके जा सकता है मार्केट को, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो दो चीजें हैं, एक बिकवाली का दबाव, दूसरा खरीदारी का भाव, ठीक है? बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल। खरीदारी तो अनिल जी सब ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं, क्या करेंगे और खरीदारी है तो भी पुट्स में है, वो वाली मामला है, तो वो और मतलब एक तरह से आप ये समझ ले नीचे की तरफ का ही इशारा करते हुए। आइए बढ़ते आगे और वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आप सोचेंगे आज दोपहर में न्यूज पर व्यूज सेगमेंट सुबह 10:30 के बजाय, जी हाँ, इसकी वजह है देश की दिग्गज मल्टीप्लेक्स कंपनी पीवीआर के आ चुके हैं नतीजे, और पीवीआर के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। देश की सबसे बड़ी और दिग्गज मल्टीप्लेक्स चेन और स्क्रीन काउंट के मामले में मार्केट लीडर कंपनी पीवीआर हमारे साथ है, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर श्रीलंका में भी 71 से ज़्यादा शेयरों में 175 सिनेमा घर हैं और उनमें 850 स्क्रीन हैं इस कंपनी की, और करीबन 1,82,000 सीटों की कुल क्षमता है। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ नितिन सूद साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 2001 से पीवीआर के साथ आप जुड़े हैं और 2008 से कंपनी के सीएफओ भी बने हुए हैं। कंपनी को स्टार्टअप से इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक बनाने में सूद साहब की बड़ी गहरी भूमिका रही है, और 2016 में सर्विस और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में सीएफओ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी सूद साहब को मिला है। सूद साहब स्वागत है आपका, धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। आइए पहले आपके नतीजे में हमारे दर्शकों के सामने रख दूं और उसके बाद आपसे उन पर विस्तार से राय लूंगा। आय उम्मीद से बेहतर आती दिखी, हमारा अंदाजा था 495 करोड़ रहेगी आय, आई है 614 करोड़, 5 गुना बढ़ी है साल दर साल। जाहिर सी बात है पिछले साल लगभग कारोबार ठप था। कामकाजी मुनाफा 165 करोड़ आया, हमारा अनुमान 155 करोड़ था, वो भी बेहतर आया। मार्जिन 31% के आसपास का अनुमान था, 27% के आसपास आए, ये थोड़े से कम रहे, और लॉस आया है 10 करोड़ का, हालांकि हमारा अंदाजा 84 करोड़ का था। तो वैसे देखा जाए तो हर एक फ्रंट पर मुनाफे उम्मीद से बेहतर हैं। कैसी रही तिमाही सर बताएं, और ये नतीजे जो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं सूद साहब, इसके पीछे की वजह बताएं सर। तो अगर आप देखें हमारी इंडस्ट्री पिछले 2 साल में काफी इम्पैक्टेड रही है। सिनेमाज खुलते रहे और फिर बंद होते रहे। फर्स्ट वेव में लगभग 6 से 7 महीने सिनेमाज बंद रहे, सेकेंड वेव में 4 महीने बंद रहे। तो अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो लगभग 6 क्वार्टर के बाद, 6 से 7 क्वार्टर के बाद हमें इस क्वार्टर में फुल ऑपरेशंस करने के लिए मिला, और ये पहला ऐसा क्वार्टर है मार्च 2020 के बाद जहाँ पे हमने पॉजिटिव एबिटा डिक्लेयर किया है, क्योंकि सिनेमाज खुले हुए थे और हमारा कैश बर्न खत्म हुआ है, बिजनेस पॉजिटिविटी की तरफ गया है। सिनेमा घर कंट्री में खुले हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र जो की मार्केट थी वो 22 अक्टूबर को खुली थी। तो हिंदी फिल्में दिवाली से रिलीज होनी शुरू हुई, तो लगभग 2 महीने के हमें फुल ऑपरेशन मिले। नवंबर में पहले मंथ ऑफ ऑपरेशंस में हम ब्रेक इवन लेवल पे आए, और दिसंबर में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। फिल्में सूर्यवंशी, 83, स्पाइडरमैन, पुष्पा काफी बड़ी फिल्में रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और पहले मंथ ऑफ फुल ऑपरेशन में मैं कहूँगा अगर आप हमारे रेवेन्यूज देखें
लगभग प्री पेंडेमिक लेवल के करीब करीब पहुंच गए। 8 से 10% कम थे प्री पेंडेमिक लेवल से। अगर मैं दिसंबर 2020 से कंपेयर करूं, जो रियल मंथ था हमारा ऑपरेशन का प्री पेंडेमिक, तो ये बाउंस बैक बहुत क्विक है, जो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कस्टमर्स घर से बाहर निकल के बड़े पर्दे पे फिल्में देखना चाहते हैं। अगर सिनेमा घर खुले रहेंगे, आई थिंक बाउंस बैक बहुत जल्दी और क्विक होगा। और दिसंबर के मंथ में हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगभग 23% था, जो कि ऑलमोस्ट प्री पेंडेमिक लेवल के बराबर था। तो ये काफी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि बाउंस बैक जल्दी होगा जैसे ही फिल्म रिलीज कैलेंडर स्टार्ट होगा। ये बात परफेक्ट है कि जल्दी बाउंस बैक की संभावना। वैसे लग भी रहा था सर कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अचानक से ये थर्ड वेव फिर से आ गई, ओमिक्रॉन का डर, तो कुछ असर पड़ा है सर? वापस लोग थोड़े कम हो गए और आई थिंक कुछ कुछ शहरों में तो बंद भी हुए हैं वापस, राइट? हाँ जी, तो अभी क्या हुआ है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से जैसे ही थर्ड वेव स्टार्ट हुई, 2 स्टेट्स जो दिल्ली और हरियाणा स्टेट्स हैं, उन्होंने सिनेमास को शट डाउन किया है। बड़ी मार्केट्स हैं हिंदी फिल्म बिजनेस के लिए, तो उससे इम्पैक्ट आया है क्योंकि नई फिल्मों का रिलीज जो जनवरी में लाइंड अप थी वो सब पोस्टपोन हो गई हैं। बट इस बार अच्छी बात ये रही कि बाकी पूरी कंट्री में कहीं पे भी सिनेमास बंद नहीं किए गए। कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस करी हैं, थोड़ी कैपेसिटीज कम कर दी हैं, बट सिनेमा घर कहीं पे भी बंद नहीं है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं दिल्ली और हरियाणा में केसेस कम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में सिनेमा घर वापस खुल जाएंगे और बाउंस बैक काफी फास्ट होगा। जनवरी और मे बी फरवरी का मंथ थोड़ा होगा और होपफुली मार्च का महीना दिसंबर के महीने से भी बेहतर होगा। चलिए, तो अच्छी बात है सर। एक चीज में सोच रहा था सर, आपको बड़ी मुश्किल आती होगी थोड़ा टाइम में, आप सोचें कि चलो अब ऑपरेशन फुल फ्लेज शुरू करते हैं, स्टाफ बुलाएं, सब कुछ ठीक करें और वापस है। मेरे ख्याल से ये 3 या 4 बार ऐसा हो गया, राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी टफ पीरियड है। मतलब टीम्स को गैदर करना, उनको मोटिवेट रखना, बिजनेस स्टार्ट करना फिर बंद करना, तो काफी चैलेंजिंग पीरियड रहा है इंडस्ट्री के लिए। बट अब हमें लगता है कि बुरा वक्त पीछे छूट गया है एंड होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ये लास्ट लेग है और 2023 होपफुली 22-23 काफी अच्छा साल होने वाला है सिनेमा एग्जीबिशन इंडस्ट्री के लिए। उम्मीद करते हैं सर, और बड़ी हिम्मत से आपने पूरा 1 साल 1.5 साल ये पीछे वाला निकाला हिम्मत करके और इन लेवल्स पर ऑपरेशन को लाए। एक सवाल और पूछना चाहता था सर, जाहिर सी बात है कि अब वैसे ऐसे माहौल में मैं आपसे पूछूं एक्सपांशन कितना करेंगे, नई स्क्रीन कितनी खोलेंगे, ठीक तो नहीं लगता, लेकिन चूंकि ये मैं इस उम्मीद में पूछ रहा हूं और जो आप भी कर रहे हैं कि अब वाला ये वाला फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहेगा 22-23 वाला, तो अगर सब ठीक ठाक रहे भगवान की दया से, तो क्या नई स्क्रीन खोलने का क्या इरादा है सर? अगर आप देखें प्री पेंडेमिक जो साल मार्च 2020 ईयर एंडिंग में हमने लगभग 87 स्क्रीन खोली थी और हमारा पाइपलाइन इक्वली स्ट्रांग है। हमने अभी तक इस साल में 18 स्क्रीन खोली हैं। इस क्वार्टर में हमने बॉम्बे में जियो वर्ल्ड ड्राइव में मल्टीप्लेक्स और इंडिया का फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर भी खोला। तो काफी स्क्रीन पाइपलाइन में हैं। हम फुल फ्लेश कैपेक्स अगले कुछ महीनों में स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि अगर बिजनेस बाउंस बैक कर गया अगले 2-3 महीनों में, तो जो रन रेट हमारी प्री पेंडेमिक लेवल में थी वो जल्दी से जल्दी हम वापस आ जाएंगे उस पर रन रेट पे स्क्रीन एडिशन। तो बस सर हम भी इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे खुद को 2 साल हो गए होंगे, 2 साल, हाँ बिल्कुल, 20 और 21 में तो मैं थिएटर में गई नहीं, मतलब जनवरी फरवरी में गया होऊंगा तो पता याद नहीं है, उसके बाद से तो जाना ही नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से माहौल सब एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाए और थिएटर और बाकी सारे मॉल्स वगैरह एकदम पहले की तरह चलें, खुलें और सब लोग ज़िंदगी का मजा ले पाएँ। धन्यवाद सर, आपने नतीजों पर बात की, समय दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच सर। आइए, ये थे पीवीआर के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में। वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। बताइए वागले साहब, अब क्या बच गया बेचने के लिए? अनिल जी अभी सवाल ये है, अभी बेचना है थोड़े बाउंस के लिए? 3.5 के बाद, 3.5 के बाद। अनिल जी आपकी
आपकी पावर थोड़ी कम पड़ गई आज, आप बुल्स को सपोर्ट नहीं कर पाए ठीक से। आशु जी भारी पड़ गए आपके ऊपर। मेरी तो पहले भी नहीं थी, आप लोगों को गलत फहमी थी कि मेरे में पावर है, मुझे तो कभी ऐसी गलत फहमी थी नहीं। क्यों आशु सर? आज तो मैंने अनिल जी को सपोर्ट किया है। मैंने कहा अनिल जी आज तो मैंने आपको सपोर्ट किया, आपने मुझे नहीं, मैंने आपको सपोर्ट किया है। एक्चुअली है ना वांगले साहब, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको एक बहुत ऑनेस्टली बात बताता हूँ, ये एंकर का काम बड़ा मुश्किल वाला है, क्योंकि क्या होता है कि हम बायस नहीं हो सकते, हमें बैलेंस रहना पड़ता है, मंदी वाले मार्केट में भी, तेजी वाले मार्केट में भी। हाँ, कोई एक तरफा मंदी एकदम वो मार्च जैसी हो जाए 2020 की फरवरी मार्च जैसी, तब तो एक अलग बात है, वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, करेक्ट। तब हमें क्या है कि हमें लेवल के हिसाब से देना। अब ये अलग बात है कि 18,200 का पहले दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, अब लोग लगाए नहीं लगाए। अगर डिसिप्लिन के तौर पे तो किसी ने पहले ही दिन स्टॉप लॉस लगा लिया तो 600-700 पॉइंट तो बच गए। तो हमें दोनों तरफ के व्यू इसलिए देने होते हैं कि दोनों तरफ के दर्शक हैं हमारे, तेजी वाले भी हैं, मंदी वाले भी हैं। आप लोगों के पास ये लिबर्टी है, फ्रीडम है, राइट है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने व्यू के हिसाब से एक तरफा भी चल सकते हैं। तो एनीवे ठीक है, हर एक चीज़ के फायदे नुकसान है। मैं पूछ सकता हूँ, आपको जवाब देने पड़ते हैं, आपके पास सवाल पूछने की लिबर्टी कम है। बताएं सर, स्टॉक्स कौन से, आज कौन सा स्टॉक अब चुना है आपने? अनिल जी, वोल्टास में एक 1200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटा है, तो मुझे लगता है ये अभी यहाँ से 31 रुपए की मूव आनी चाहिए। अभी 118182 तो थोड़े से बाउंस पे बेचे, 1185 1188 ये रेंज में। 1202 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 2-3 का, और मुझे लगता है 1150 1145 तक के नीचे 30 से 40 रुपए की डाउन साइड में देख रहा हूँ। 1150 1145 के टारगेट्स के लिए वोल्टास में करनी है बिग वाली, एक एक करके सेल कॉल्स आपके लिए इस समय बाजार में निकल कर आ रहे हैं। बट इंडेक्स पर एक और दमदार रणनीति, कुछ और स्ट्रैटेजीज लेकर हमारे साथ तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय? ओके, नितिन जी के साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी पर। फिलहाल बैंक्स पर हमारा फोकस है इस समय, और बंधन बैंक ये भी आज ब्रेकडाउन दिखा रहा है। 240 से एक अच्छी रिकवरी थी, 305 तक गया, वहां से आज ब्रेकडाउन है। बट कैसे रहेंगे बंधन बैंक के नतीजे, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जब बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे थे तीसरी तिमाही के, तब यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो नतीजे आते हुए दिखेंगे वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिए जो माना जा रहा है कि जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हुए नहीं दिखेंगे, और इसी के चलते इस बार हम देखेंगे, और जो स्लिपेजेस हैं वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे, और इन सब के चलते जो मुनाफा है उसमें आपको गिरावट देखने मिल सकती है। करीब 25% to 30% तक का जो डाउनफॉल है वो मुनाफे में देखने मिल सकता है। साथ ही जो ब्याज से आया है वो करीब 1% तक ही बढ़ती हुई दिख सकती है। स्लिपेजेस इस बार थोड़े से ज्यादा होने की आशंका बनती हुई दिख रही है, और आप देखिए जो कलेक्शन एफिशिएंसी सुधरी है, लेकिन इसके बावजूद जो पेमेंट्स आने हैं असम और साथ ही पश्चिम बंगाल से, वहां पे थोड़ी सी डिलेज और होते हुए दिख सकते हैं, और इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आपको एसेट क्वालिटी में देखने मिल सकता है। ग्रॉस एनपीए 10.2% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, नेट एनपीए करीब 3% पर स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन इस बार जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसका जो ट्रेंड है उस पर नजर रहेगी, और साथ ही इस बार जो स्लिपेजेस के आंकड़े आते हुए दिखेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग कितनी होती हुई दिख रही है, यहाँ पे भी आप फोकस करके चले, क्योंकि जो छोटे अकाउंट्स हैं वहां पे माना जा रहा है थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें आती हुई दिख रही है, और एमएफआई पोर्टफोलियो में थोड़ा सा प्रेशर इस बार आता हुआ दिखेगा। तो ये जो कमेंट्री है ये अहम रहेगी, लेकिन नतीजे जो है बहुत ज्यादा अच्छे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। नतीजे तो अच्छे नहीं आते हुए दिखेंगे। वैसे भी थोड़ी परेशानी रही है स्टॉक में, और अंडर परफॉर्म किया है। आरबीएल में जब ब्रेकडाउन आया था, आरबीएल के खुद के इश्यूज की वजह से, तब भी इस स्टॉक पर थोड़ा इंपैक्ट था, पर उसके बाद अच्छे पुल बैक भी हुआ। आज ऑफ कोर्स गिरावट में ये स्टॉक फिसलते हुए भी आपको दिख रहा है। तो 290 के लेवल पर फिलहाल बंधन बैंक आते हुए दिखा है। नजर रखिए इसके चार्ट पर। एक बार विश्वेश जी से जरा राय भी ले लें। विश्वेश जी, कोई राय बंधन बैंक के चार्ट पर?
देखिए रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, और मुझे लगता है कि अगला जो सपोर्ट है 285 के पास है। और पिछले अगर आप 5-10 मिनट में देखो तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स का पुल बैक किया है। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रांग है उनको नहीं खरीदना चाहिए, उनको नहीं बेचना चाहिए, वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद 17,500 इज टर्निंग आउट टू बी गुड सपोर्ट। तो रिलेटिवली स्ट्रांग है। मुझे लगता है अगर 285 नहीं तोड़ता है तो शायद वापस 300-310 की ओर जा सकता है। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक। देखते हैं क्या यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर स्टॉक पर और आपको कमजोरी आती हुई दिख सकती है। एक स्टॉक जहां पर इनफैक्ट रिसेंटली लिस्टेड या फिर पिछले साल की कुछ चर्चित आईपीओज में आज आप काफी नेगेटिव एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। जोमैटो को पुल अप करिए। इसका लिस्टिंग डे प्राइस 115 का था, एक बड़े ही प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था क्योंकि इशू प्राइस 76 का था, तो उसके सामने 115 पर लिस्ट हुआ। उसके बाद दमदार रैली आई, 170 तक के हाई तक गया, वहां से 30% नीचे है। मोर इंपॉर्टेंटली आज अपने लिस्टिंग प्राइस 115 के नीचे फिसलते हुए दिखा है। तो जोमैटो में एक बहुत ही तेज रिवर्सल होते हुए दिखा है। पेटीएम लाइफ लो पर ट्रेड कर रहा है। खैर पेटीएम के तो काफी टाइम से परेशानी चली ही रही है, बाजार का भरोसा नहीं है। 900 तक के भी अब टारगेट्स इस काउंटर पर आ गए हैं, बट जोमैटो पर बड़ा कट आया है पिछले कुछ समय में। कुणाल जी कोई राय जोमैटो के चार्ट पर लिस्टिंग डे प्राइस के भी नीचे आते हुए दिख रहा है इस समय काउंटर? देखिए एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। स्टॉक ने 124.25 के एक अहम सपोर्ट को ब्रेक किया है बड़े वॉल्यूम के साथ। तो यहां पर देखिए बिल्कुल अगर मुझे नहीं लगता कि तुरंत रिकवरी देखने को मिलेगी, और क्योंकि चार्ट बहुत सीमित है, नीचे के लेवल्स दे पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहां पर जो ये सेल ऑफ आज देखने को मिल रहा है इसको और नीचे ले जा सकता है। तो बहुत एहतियात रखना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो एक बार के लिए निकल आए किसी उछाल में, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उछाल में बेहतर रहेगा अगर आप एक बार निकल जाएं। वेल खैर उछाल आएगा या नहीं ये इस समय सवाल है, क्योंकि जिस तरह से बाजार गिर रहा है वहां पर एक्शन है। बट एक बार जरा निफ्टी पर रखिए नजर, क्योंकि पिछले 5 मिनटों में 100 पॉइंट से ज्यादा का पुल बैक आपने निफ्टी पर आते हुए देखा है। 17,500 के स्तर को निफ्टी ने थोड़ी देर पहले तोड़ा था और वहां से एक शार्प पुल बैक भी आपको आते हुए दिखा है। तो इस समय एक रिवर्सल, थोड़ा मैंने रिकवरी नहीं बट एक निचले स्तरों से थोड़ा सा रिवर्सल आपने निफ्टी पर आते हुए देखा है। करीब 100 पॉइंट ऊपर इस समय 17,500 के नीचे से जाने के बाद आया है। आइए सुमित जी हैं अपने कैश के ऑप्शन के साथ तैयार। बताएं सुमित जी। देवांशु कैश का ऑप्शन में सुबह जो निफ्टी का ऑप्शन दिया था उसका 221 का टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया है और अब मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट्स में वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अब मैं इंडेक्स में नहीं लाके स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन लेके आया हूँ। जो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आएगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर में 2380 से 2400 रुपए तक का मूव दिखाएगा। 2320 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करना है, जो कि अभी 21 से 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 11 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक के टारगेट HUL के 2320 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। HUL में मेरे को लग रहा है यहाँ से जिस तरह का रिवर्सल लोअर लेवल से देखने को मिला है, स्टॉक एक अच्छा मूव अगले हफ्ते में दिखाएगा। 2380 2400 रुपए तक के टारगेट स्पॉट के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन में 2320 का कॉल ले, 3540 के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं HUL के अंदर। का कॉल ऑप्शन खरीदे 21 रुपए में 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर समझिए HUL का कॉल ऑप्शन खरीदने की आपकी राय है, फॉर एग्जांपल आपके चार्ट्स पे दिखा कि अब ले लेना चाहिए सुमित जी, ठीक है, लेकिन भाव उसका चल रहा है 17 रुपए 18 रुपए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा आपने 21 में लिया, तो क्या आप इंतजार करते कि जब 21 हो जाए लिफाफा वाला लेवल आएगा तब मैं दूंगा, फिर मैं 11 का स्टॉप लॉस दूंगा, भले इस चक्कर में हमारे दर्शकों का 4 रुपए का नुकसान हो जाए? नहीं नहीं अनिल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। नहीं ऐसा तो होता ही होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देखो, आप भले कितने स्मार्ट है, कुछ भी इतनी कलाकारी तो नहीं हो सकती ना कि आप लेवल भी आपका लिफाफा का उसी टाइम पे आए, उसी साथ आपकी वो जो कविता या तुकबंदी या गाना जो बनाना है वो भी आप बना लें, चार्ज भी पढ़ लें, FNO के डेटा भी दे लें, कॉल भी दे लें, इतने तो आप स्किल नहीं है। तो मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते ये जानना चाहता हूँ। इस बारी मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, सीधा स्क्रीन में जो लेवल दिखा उस लेवल के हिसाब से कॉल दिया है। आशु सर कुछ कह रहे हैं, आशु सर की बात माननी पड़ेगी। जी आशु सर।
अनिल जी वेरी वैलिड एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अनिल जी ऐसे थोड़ा हो सकता है कि सारी चीजें मतलब ये तो मतलब होता है ना कोई तांत्रिक विद्या चार्ट के साथ तांत्रिक विद्या भी सीख ली है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता सर ये। हाँ नहीं बाकी क्या आशु सर बाकी सब ऐसे ही क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन चलिए फिलहाल HUL का कॉल ऑप्शन खरीदे आप और ये है राय 2320 की। दीप एक्चुअली बाय कॉल आ भी रहा था, रिकवरी आ भी रही थी, लेकिन शायद मैं भी सोचता रह गया, मिस हो गया। बढ़िया रिकवरी आई है आखिरी आधे घंटे में। एक्चुअली रिकवरी 2:30 बजे आनी थी लेकिन आई 3 बजे, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग तो आज होनी है क्योंकि आप गिरे और आखिरी मिनटों में ये भी डर रहता है ना 5-6 दिन आपका डाउ गिर गया करके थोड़ी रिकवरी होगी, तो ये शॉर्ट कवरिंग है। 17,700 के ऊपर से तेजी का मूड बनाना है, ये ध्यान में रखिएगा, तब तक छोटी मोटी रिकवरी आती रहेगी। और बैंक निफ्टी 37,850 के ऊपर निकलने पर आपको सोचना है तेजी के बारे में, और भी पहले सोचना चाहें तो 37,700 ये ध्यान में रखिएगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट ऊपर के ध्यान में रहने चाहिए। तो ये है, देखते हैं जिस तरह की आज स्मार्ट रिकवरी आई, अगले हफ्ते के लिए कुछ संकेत फिलहाल थोड़े थोड़े अच्छे तो आते दिख रहे हैं। बैंक से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए क्या है सीन, एंट्री किसी की? बिल्कुल सर, एंट्री भी होगी एग्जिट भी होगी। सबसे पहले एग्जिट बताता हूं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस प्रोबेबिलिटी बन रही है, हालांकि अभी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट प्रिसाइजली आपको बताऊं 81.3% है, 80% से नीचे नहीं आई है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को वॉच लिस्ट में डालेंगे, हो सकता है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाए, लेकिन कंफर्मेशन हो रहा है 2 स्टॉक का एंट्री के लिए। सबसे पहला नाम है PNB, 101% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। नाल्को में करीब करीब 102% के आसपास है। तो PNB और नाल्को ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन में एंट्री करेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्लाइट प्रोबेबिलिटी के जो है बैन से बाहर आ जाएगा। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से बाहर आ सकता है, ये इंटरेस्टिंग है। और इस बीच आप देख रहे हैं कि SBI लाइफ के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, तो एक बार वहां पर भी कर लेते हैं फोकस। SBI लाइफ कैसे रहे नतीजे? HDFC लाइफ के तो नतीजे ठीक थे। मुनाफा 233 करोड़ से बढ़कर 364 करोड़ पर आपको आते हुए दिखा है। तो चलिए ये एक फर्स्ट फैक्टर है जहां पर SBI लाइफ पर आपको रखनी है नजर। मुनाफे में तो अच्छी बढ़त इन्होंने दिखाई है। HDFC लाइफ में भी हम देख ही रहे थे, अच्छी बढ़त आई थी। हमारा अनुमान 300 करोड़ के मुनाफे का था, तो अनुमान से तो बड़ा बीट आपने आते हुए दिखा है। 364 करोड़ का जो ये मुनाफे का फिगर आया, लगभग अनुमान से आपने 20% का बीट आते हुए देखा है जहां तक कुल मुनाफे की बात है। ऑफ कोर्स बेस से अगर देखें तो अच्छी बढ़त आई है। नेट प्रीमियम आय में भी 31% की आपने बढ़त देखी है, हमने 26% की बढ़त का अनुमान लगाया था। तो 18,030 करोड़ की ये आय आती हुई देखिए, हमने अनुमान 17,370 करोड़ का लगाया था। तो ऑन द फर्स्ट कट जो नेट प्रीमियम इनकम है और जो मुनाफा है वो अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं और इसलिए स्टॉक भी थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है इस समय। कुणाल जी चार्ट पर राय दें। SBI लाइफ सर नतीजे फर्स्ट कट अनुमान से बेहतर। देखिए चार्ट अगर आप देखें दीपांशु, तो चार्ट पर हमें कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन निचले स्तरों से जो शानदार रिकवरी हुई है इसके बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ लौट आई है। तो मेरी राय में देखिए जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब 1210 का स्तर जब तक नीचे की तरफ नहीं टूटता तब तक मुझे नहीं लगता किसी तरह की कमजोरी आएगी। ऊपर काफी बड़ी जगह है, 1290 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उम्मीद यह है कि आपको और ऊपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। के लिए SBI लाइफ, अनिल जी आपसे भी इस पर राय लेना चाहूंगा क्योंकि अब और पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहा है, स्टॉक पॉजिटिव होने की टेरिटरी में आ रहा है। HDFC लाइफ के नंबर्स हमने देखे, अच्छे दिख रहे थे सर, बट जबरदस्त नंबर्स दिख रहे हैं SBI लाइफ की तरफ से। नेट प्रीमियम और प्रॉफिट दोनों में ही बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिखी है सर। 1290 का टारगेट बता रहे हैं ना कुणाल जी, अगर ये कोई और दिन रिजल्ट आया होता ना तो अभी यह 1290 पे आपको दिखता था। क्या गजब के रिजल्ट हैं, मतलब किसी भी फ्रंट पे देखें, मतलब ये आपको कॉन्फिडेंस इस बात का देता है दीप कि ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो इस वक्त भी तगड़ा प्रदर्शन करें। नेट प्रीमियम देखिए, मुनाफा देखिए, मतलब वाकई में क्वालिटी रिजल्ट। मैं बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी में जो आपको निफ्टी की अर्निंग्स चाहिए ना, ये है वो स्टॉक जो निफ्टी की अर्निंग्स लाएंगे और इनसे नंबर आएंगे। मतलब गजब के रिजल्ट है। 230 करोड़ से 380 करोड़ मुनाफा होना मजाक की बात है। और ये समय कब है जब बहुत सारे क्लेम्स आए हैं, आप देखिए उसके बावजूद
ये अपने रिजल्ट्स इतने बेहतरीन मेंटेन रख रहे हैं। प्रीमियम देखिए, मतलब एक चीज़ क्लियर कट है कि प्रीमियम बढ़ना एक बहुत बढ़िया अच्छा संकेत है। 13,700 13,800 करोड़ से आप 18,000 करोड़ पे पहुंचे हैं। अब एक बार आप लाइफ इंश्योरेंस देते तो ऐसे मैक्सिमम केसेज में लोग चालू रखते हैं, ऐसे बंद नहीं करते हैं। और ये पिछले साल 1.5 साल में जो कोविड के बाद में लोगों की जो वो लाइफ की रिस्क बढ़ी ना, उसके बाद इंश्योरेंस लेने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ज़्यादा अपने आप। मतलब पहले तो ये तो जा के मतलब लोग इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन करके रख देते थे, नहीं लेना है। मतलब जैसे वो अपनी लाइफ के लिए आपसे प्रीमियम मांग रहा हो, अरे भाई आप ही की लाइफ के लिए मांग रहा है, जो प्लान पसंद आए वो लो, जो कंपनी का पसंद आए वो लो, लेकिन लोगों को लेना ही नहीं, ऐसा लगता है वेस्ट हो रहा है। ऐसा मतलब मैं तो वरदान लिखवा के लाया हूँ ना, थोड़ी ऊपर जाऊंगा वापस। जब लोगों को अब समझ में आने लगा कि और कुछ नहीं भाई, तो टर्म इंश्योरेंस तो ले लो कम से कम लाइफ के रिस्क के लिए, अब ये आपके रिजल्ट में आने लगा है। और ये स्टॉक ऐसे हैं, कई बार लोग मुझे पूछते हैं दीप कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए लेकर रखनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कहीं उन्हें विदेश में भेजना है, शादी वादी करनी है, तो ये स्टॉक है एसबी लाइफ जैसे, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल भी 10, 15, 20 साल का है। और जब आप 10, 15, 20 साल के लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और मुझे याद है जब ये इन कंपनियों के IPO आए थे तब भी हम ये कहते थे कि एक दिन ये निफ्टी का हिस्सा होंगे। अब ये निफ्टी का ही हिस्सा नहीं, ये बहुत बड़े बनेंगे, और ऐसे में ये पोर्टफोलियो में रखना है। गजब के रिजल्ट, सुपर रिजल्ट है SBI लाइफ के, कोई डाउट ही नहीं जी। बिल्कुल, तो सुपर्ब रिजल्ट्स SBI लाइफ के आपको आते हुए दिख रहे हैं, और उसी का भरोसा देखिए, चार्ट भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आती हुई दिख रही है। तो दमदार नतीजों के बाद स्टॉक पर भी आपको रिएक्शन आ रहा है। वो इस बाजार में, अगर जैसा अनिल जी ने कहा, बाजार और तेजी वाला आज होता तो फिर अलग ही मूव थी। बट अनिल जी, बाजार की रिकवरी की जो हम बात कर रहे थे SBI लाइफ के रिजल्ट से पहले, पिछले 10 बल्कि पिछले 15 मिनट का अगर आप मूव देखेंगे तो 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स में आपने पिछले 15 मिनट में खरीदारी देखी। तो निचले स्तरों से एक जो पैनिक अभी सेलिंग हुई थी थोड़ी देर पहले, जो आप भी कह रहे थे पोजीशंस कटेंगी 17,500 के नीचे, वो हमने होते हुए देखा, पर वहां से एक इक्वली स्मार्ट रिकवरी आपको आती दिख रही है। तो SBI लाइफ ऑफ कोर्स आगे है, बट बजाज ऑटो में जबरदस्त मोमेंटम आते हुए दिख रहा है सर। 3.5% ऊपर ये काउंटर है इस समय। निचले स्तरों से भी बढ़िया मूव बजाज ऑटो ने दिखाई है। HUL तो ऑफ कोर्स सपोर्ट दे ही रहा है। किरण जी, जरा राय दें, बजाज ऑटो के चार्ट पर 3.5% ऊपर इस समय। दीप, जब से वरुण ने इस पे कवरेज ली थी नीचे से, तब से लगातार हमने देखा है हायर टॉप हायर बॉटम ही देखने को मिल रहा है। कल की गिरावट के बाद आज कंप्लीटली एनगल्फिंग कैंडल है, तो मेरा मानना है कि, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, इसका मतलब है नीचे में डिमांड देखने को मिल रही है। तो मीडियम टर्म आउटलुक से 3300 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। मुझे लगता है आते दिनों में 3600 3675 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो पर रखे नज़र। जैसा वरुण भी बता रहे थे, सेंसेक्स से बाहर निकलने के बाद एक अलग ही तरह की मूव आती है इन काउंटर्स में, और बिल्कुल इसमें वैसे ही होते हुए दिखाए। तो सेंसेक्स में जैसे निकलने के बाद तो एक तरह की मूव आती है, पर आने वाले समय में, क्योंकि हर 6 महीने में निफ्टी की रीबैलेंसिंग होती है, अगली रीबैलेंसिंग भी आई थिंक मंथ के एंड में तैयार है। क्या बदलाव हो सकते हैं निफ्टी में? इस रीबैलेंसिंग में क्या अनुमान लगाया जा रहा है? कौन से स्टॉक्स अंदर आ सकते हैं, कौन से स्टॉक का रिप्लेसमेंट हो सकता है? आइए ये भी जाने वरुण के साथ। तो वरुण, जो बजाज ऑटो पर आपने सेंसेक्स के बाहर आने के बाद की मूव प्रेडिक्ट करी थी, वो तो जबरदस्त रही। अब बताइए निफ्टी में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? डेफिनेटली दीप, तो बजाज ऑटो की तो हमारी राय जो थी वो पूरी सटीक रही, और हम कोशिश करेंगे कि निफ्टी में जब बदलाव होगा तब भी आपको बताएं कि निफ्टी में जो स्टॉक अंदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है उसमें किस तरह का मूव देखने मिलता है। लेकिन बहरहाल मार्च में निफ्टी में बदलाव होने वाले हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ डेट जो है वो 31 जनवरी की है, और फेब के ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में आपको वो ऐलान आते हुए दिखाएंगे कि कौन से स्टॉक रिप्लेस होने वाले हैं। और इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और IT तीनों के मैं आपको बताता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है। निफ्टी 50 में जो इंक्लूड हो सकते हैं उसमें 2 कैंडिडेट्स है, एक अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा इन्फो एज। ये 2 में से कोई एक काउंटर है जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है। अगर ये 2 में से कोई एक काउंटर निफ्टी 50 का हिस्सा बनता है तो अपोलो हॉस्पिटल में $175 मिलियन के आसपास और इन्फो एज में $144 मिलियन के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। वेटेज 0.6 से 0.7% के आसपास रहेगा। लेकिन जिसकी बाहर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है वो है IOC। ये काउंटर बाहर जा सकता है, 0.4% के आसपास का वेटेज इसमें है। तो इसके बाहर जाने से करीब $100 मिलियन के आसपास के आउटफ्लो जो है इस काउंटर में हो सकते हैं। निफ्टी बैंक में जिसका इंक्लूजन हो सकता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे करीब $63 मिलियन के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। वेट 1.8% के आसपास होगा। एक्सक्लूजन होगा RBL बैंक का, $28 मिलियन के आसपास के आउटफ्लोज आ सकते हैं। फिलहाल वेट 0.8% के आसपास का है। IT इंडेक्स में परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो इंक्लूड हो सकता है। इन्फ्लोज जो है करीब
$35 मिलियन के आसपास हो सकते हैं और 3.5% के आसपास का वेट होगा। आउटफ्लोज करीब $28 मिलियन के आसपास के रह सकते हैं L&T टेक में, जो कि बाहर जा सकता है, और वेटेज 2.8% के आसपास का है। तो ये तो बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक इंडेक्स और IT का है, लेकिन सबसे मेन निफ्टी का है, जहाँ पे प्रबल कैंडिडेट जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल और इन्फो एज। IOC बाहर जाने की पूरी संभावना है। निफ्टी फिर अपोलो हॉस्पिटल और इन्फो एज दोनों आ जाएंगे। इन्फो एज के निफ्टी में आने में तो एक कोई आएगा अनिल जी। अच्छा, दोनों में से एक ही आएगा। अगर इन्फो एज आए तो हम अभिनंदन करेंगे कुणाल जी, राकेश जी का और वागले साहब का, जिन्होंने बार बार लगातार मतलब इन्फो एज जितना रिकमेंड किया होगा इन लोगों ने। ओ हो वागले साहब कब से कर रहे हैं रिकमेंड? जी लेवल्स तो काफी मतलब लगभग मैं तो 1800 के लेवल से देख रहा हूँ, और एकदम ट्रेडर का एक डिलाइट है, जब आपको पकड़ में आता है तो ये वन में आता है। अनफॉर्चुनेटली नीचे भी वन में गिरता है, बट बहुत ही अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो ये है आपके लिए इन्फो एज या अपोलो हॉस्पिटल्स। नजर रखिए, शायद निफ्टी का पार्ट बन जाए। ये ऑफ कोर्स थोड़ी स्पेकुलेटिव रिसर्च है, डेटा देख करने के लिए है, बट फाइनल लिस्ट महीने के अंत में आनी चाहिए। महीने के अंत के बाद कट ऑफ है और फरवरी में आनी चाहिए, तो हमें पता है एग्जैक्ट क्या बदलाव होंगे, ये पता चलेगा। बट आइए, रिकवरी हुई है थोड़ी, वापस 17,650 के करीब आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी पर जबरदस्त रिकवरी हुई है, 37,600 का लेवल बैंक निफ्टी ने क्रॉस करा है। जान लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स अब 30 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेगा कहां 1 पॉइंट पर 200 पॉइंट से ज्यादा का कट था, तो रिकवरी वहां पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी सर अच्छी रिकवरी है। नैस्डैक फ्यूचर्स अब आधे % से कम की गिरावट दिखा रहा है, सुबह 1.5% से ज्यादा नीचे था। तो थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स और स्पेशली अमेरिकी फ्यूचर्स सुधरे हैं सर। यूरोप के बाजार 1 से 1.5% नीचे हैं इस समय। एक अच्छी बात है सर, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 10 साल की 1.9% जाने के बाद अब 1.8% के नीचे है, तो थोड़ा यहां पर भी पुल बैक हुआ है, जो निचले स्तरों पर हल्का सा इसका सपोर्ट जरूर मिलेगा। बताएं सर, क्या करके जाना है? एक्चुअली मैं कल जैसे एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था 2:30 पौने 3 बजे के बीच में। थोड़ी लेट हो गई, शुरू हुई है 3:05 3:10 के आसपास, और बाय द टाइम मैं उस पर रिएक्ट करता, और मैंने एक्चुअली लेवल लिख के भी रख लिए थे कि बैंक निफ्टी में देखिए 37,500 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने गया है 375 पे, और तब चल रहा था 37,375 37,400, लेकिन इतना तेजी से भागा 5 मिनट के अंदर, जो एकदम रिकवरी आई, मौका नहीं मिला। जिसने शॉर्ट काट लिया ठीक है, क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं हो रही। आप देखो 17,500 के नीचे निफ्टी जाने के बाद 17,650 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, जहां से आपने 2 बजे शो की शुरुआत की थी। पूरी रिकवरी वहां से हुई पिछले 1.5 घंटे की। बैंक निफ्टी में आप देखिए, इनफैक्ट जो 2 बजे के लेवल से उसके भी ऊपर जाकर बंद हो रहा है 37,700 की तरफ। हालांकि ऐसे एब्सोल्युटली देखेंगे तो क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, लेकिन इसलिए इस तरह से ठीक हो रही। तो एक संकेत जो आता दिख रहा है, थोड़े ओवरसोल्ड मार्केट है, और उस लिहाज से आप लॉन्ग करें ना करें, शॉर्ट तो काटना चाहिए एक बार। ये अब वही रिस्क है, शॉर्ट काटने के थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा जल्दी काट लेते हैं 17,500 के आसपास, 17,525 के आसपास ठीक था। बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे काट लेता ठीक था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि एक रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है। आपको एक काम करना है, शॉर्ट काट के हल्का फुल्का लॉन्ग अगर आप करना चाहें तो कर लें इस कंडीशन पे कि आज के जो लोज हैं वहाँ पर अगर सोमवार को मार्केट आपको मिले तो थोड़ा और ऐड आप कर पाएँ, उतनी रिस्क लेने की ताकत हो। या फिर दूसरा तरीका ये कि नीचे का एक पुट ऑप्शन खरीदकर अपने आप को हेज करें, एक रिकवरी बन सकती है। एक तरीका तो ये, अगर आप एग्रेसिव हैं, और अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं और आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा पसंद है, तो फिर दूसरा तरीका अपनाएं, और वो है सोमवार सुबह हमारे साथ जुड़ जाएं। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेट लेंगे लेकिन सेफ्टी के साथ लेंगे, वो दूसरा तरीका है। तो अब आप ये है ना, मतलब आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सोचना है कि आज लेके जाना है या सोमवार के इंतजार करना है। तो यहाँ से थोड़ी अपसाइड है, जो डेटा दिखा रहे हैं वो 17,800 तक की अपसाइड दिखा रहे हैं एटलीस्ट निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में दीप 37,850 तक की अपसाइड दिखा रहे हैं कम से कम। ये 200 पॉइंट की अपसाइड बैंक निफ्टी में दिख रही है, 250 पॉइंट की, निफ्टी में 150 पॉइंट की अपसाइड दिख रही है। उसके लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल्स पर। जी दीप।
तो ये है आपके लिए इस समय बाजार में रिकवरी। और एक बात अनिल जी ने आज सुबह भी कही थी जब हम स्ट्रैटेजी बात कर रहे थे, आज इंट्राडे एक्शन वॉलेटाइल रह सकता है पर क्लोजिंग बाजार की इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये अच्छी बात है कि क्लोजिंग 17,600 के ऊपर फिलहाल तो दिख ही रही है। अब आखिरी 5 मिनट में कुछ हो जाए तो पता नहीं, बट 17,600 के करीब या आसपास की ही क्लोजिंग के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखते हैं फाइनल क्लोजिंग फिगर कहां पर आता है। पर आइए तब तक एक कॉल सुमित जी की तरफ से, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते के लिए बीटीएससी ट्रेड लेके जाना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत स्मार्ट रिकवरी हुई है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे 1520 1521 अनिल जी वापस से कोइंसिडेंटली 21 का लेवल आया है, तो खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के अंदर। यहाँ पे सीएमपी पे 1485 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 1550 से लेके 1575 तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1530 वाला कॉल अभी 14 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 21 रुपए से लेके 25 रुपए के टारगेट होंगे। एचडीएफसी बैंक का 1530 का कॉल खरीदे, नहीं तो स्पॉट में खरीदे। 1575 तक के लेवल नेक्स्ट वीक में एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो एचडीएफसी बैंक इस समय निफ्टी का सहारा देने की कोशिश पूरी तरह से करते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में भी थोड़ी खरीदारी है, एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी आ रही है। तो इन दिग्गजों की वजह से बाजार में थोड़ा सपोर्ट सहारा आपको आते हुए दिख रहा है। एक और, क्योंकि बैंक की बात निकली तो एक बार जल्दी से देवांशी से जान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, क्योंकि इसके नतीजे कल आएंगे एंड ऑफ कोर्स रिएक्शन हम मंडे को देखेंगे। देवांशी, आईसीआईसीआई बैंक कैसी रहेगी इस बार की परफॉर्मेंस? बिल्कुल, इस बार आईसीआईसीआई बैंक से काफी शानदार नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आप देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें करीब 20% से लेके 22% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिख सकती है। जो मुनाफा है वो 18 से 20% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रोविजंस इस बार कम होते हुए दिखेंगे सीक्वेंशियली, और साथ ही सालाना आधार पर करीब 12% प्रोविजंस कम होंगे। इसका सहारा भी मुनाफे में मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो स्लिपेजेस का आंकड़ा है। स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इस बार कम होते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही जो क्रेडिट कॉस्ट है उस पर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। लोन बुक करीब 15.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। रिटेल परफॉर्मेंस काफी अच्छी आती हुई दिखी है। और जो कॉर्पोरेट लोन बुक है उसमें भी इस बार रिकवरी देखने मिली है। असेट क्वालिटी में हल्का फुल्का सुधार देखने मिल सकता है। 4.6% रह सकते हैं ग्रॉस एनपीएस, जो कि 4.8% थे, और नेट एनपीएस भी करीब 1% से थोड़े से कम रह सकते हैं। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो इस बार की जो परफॉर्मेंस है आईसीआईसीआई बैंक की वो अच्छी रह सकती है, और स्लिपेजेस इस बार थोड़े से कम होंगे। कमेंट्री सबसे अहम होगी। एब्सोल्युटली, कमेंट्री इस बार सबसे अहम होगी। तो मंडे का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 3 दिग्गज नतीजों पर बाजार रिएक्ट करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स सबसे बड़ा, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और फिर जेएसडब्ल्यू स्टील का भी एक्शन रहेगा। तो रिलायंस बाजार के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसीआई के नतीजे बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे मेटल्स के लिए आपको एक टेम्पलेट देंगे। तो सेक्टोरली भी मूव्स आ सकती हैं बाजार में इन नतीजों के दम पर, एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअली भी ये स्टॉक्स बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्टिंग डे रहेगा मंडे का। पर आज का दिन भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग भी थोड़ी रिकवरी आपको दिखाकर जा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि शायद ये वायदा कारोबार की बैन लिस्ट से आपको बाहर निकलते हुए दिखे, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी जहां तक मंडे के ट्रेडिंग सेशन की बात है। इनफैक्ट एक बार क्विकली वागले साहब से राय भी ले लूं। वागले साहब, बैन से बाहर आ सकता है, पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी रिकवरी भी रही है 220 पर, इंडिया बुल्स पर कोई राय सर? दीपांशु, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं ये दिखता है। 212 215 का लेवल होल्ड शायद करेगा, बट ये बहुत ज्यादा बैंड में जाता है। तो जब मूव चालू होती है बैंड में जाता है तो मूव फिजल आउट हो जाती है। सो 212 215 ऑन द डाउन साइड, 228 230 ऑन द अप साइड, ये मेरे लिए रेंज है। बियॉन्ड दिस कुछ दिख नहीं रहा है चार्ट्स में। तो चलिए नजर रखेंगे, शायद बैन से बाहर आपको आते हुए दिखे। आज का दिन इवेंट फुल रहा है। अगर जैसा अनिल जी ओपनिंग स्ट्रैटेजी में भी कह रहे थे, ऊपर से देखेंगे तो ऑफकोर्स बाजार सुस्त दिखेंगे। 100 पॉइंट्स का कट निफ्टी पे, 150 पॉइंट्स का कट निफ्टी बैंक पर निचले स्तरों से देखेंगे तो जबरदस्त रिकवरी दिखेगी। और स्पेशली एक जो मिड डे पुल बैक था वो तो इंपॉर्टेंट था ही बाजार के लिए, बट जो अभी पिछले 10-15 मिनट का पुल बैक है वो काफी अच्छा रहा है। 37,700 के ऊपर
बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है और 17,650 पर निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। बजाज ऑटो 3.5% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर आज। HUL नतीजों के बाद का रिएक्शन 3% ऊपर। मारुति और हीरो यहां पर भी थे स्ट्रेंथ। तो ऑटोज ने बाजार को पूरा सहारा देने की कोशिश करी है। HUL के अलावा HDFC बैंक दोनों में खरीदारी हुई है, TCS में खरीदारी हुई है और अपने नतीजों से पहले रिलायंस एकदम फ्लैट का बंद होते हुए दिख रहा है। तो हल्का सा योगदान रिकवरी में इसका भी रहा। पर कट्स थे बजाज फिनसर्व पर 5% के, टेक महिंद्रा 4% नीचे, डिवीज लैब पर आज बड़ा ब्रेकडाउन था 3% का, कोल इंडिया गिरते हुए, IOC BPCL दोनों थे कमजोर, साथ ही भारतीय एयरटेल में आज ब्रेकडाउन आते हुए दिखा। L&T, इन्फोसिस, ग्रासिम, रेड्डीज, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स और ONGC यहां पर भी आपने देखी है गिरावट। अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इन स्टॉक्स का मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वायदा कारोबार में कुछ और गेनर्स, बायोकॉन नतीजों के बाद 3% ऊपर आज, परसिस्टेंट सिस्टम्स नतीजों के बाद 1.5% ऊपर आते हुए, एल्केम लैबोरेटरीज यहां पर थी खरीदारी, ट्रेंट यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन देखा, बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स भी पॉजिटिव थे। इसके साथ ही हमने देखा अपोलो हॉस्पिटल्स, पिडिलाइट, कोलगेट यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन बना। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बर्जर पेंट्स पर भी तेजी बनती हुई दिखी। कट्स थे पॉलीकैप पर 6.5% नीचे ये काउंटर। बलरामपुर चीनी में बड़ा रोटेशन आज 6.5% गिरा। दीपक नाइट्राइट, L&T टेक एक और खराब दिन इस काउंटर के लिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन नतीजों के बाद आज ये काउंटर भी 5.5% नीचे। इन्फो एज, हैवेल्स यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन। डिक्सन टेक, टाटा कॉम ये भी नीचे। लाइफ लो पर पेटीएम और इशू प्राइस के नीचे जोमैटो यहां पर भी रखनी है नजर। अनिल जी, एटलीस्ट ऑन अ प्रोविजनल बेसिस तो सर 17,600 को आराम से डिफेंड कर लिया। इनफैक्ट 17,650 की क्लोजिंग ऑन अ प्रोविजनल बेसिस और 37,730 की प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी बैंक की। निचले स्तरों से तो अच्छी रिकवरी थी, पर आज काफी सारे ट्रेड्स दोनों तरफ के कटे हैं सर, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहा। खराब नहीं शायद, लेकिन फाइनल क्लोजिंग 37,700 के नीचे ही आएगी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी 17,600, 615-20 के आसपास आनी चाहिए। तो उतनी एडजस्टेड क्लोजिंग उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी ठीक है, आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी है, हम ऊपर थोड़े ऊपर बंद होने में कामयाब रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में फिर भी उतना नुकसान नहीं है, सिर्फ 125 पॉइंट का। और स्पेशली कल और आज बैंक निफ्टी सुबह जिस तरह से ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा था, तो रिकवरी वहाँ से आना थोड़ी अच्छे संकेत है अगले हफ्ते के लिए। वायदा कारोबार के हफ्ते की महीने की एक्सपायरी भी है, और क्या है, हाँ, बजट से पहले का ठीक पहले का हफ्ता भी एक्शन पूरा रहेगा। अच्छी बात है कि 2 दिन अब आपको मार्केट गिरने का डर नहीं है। सोमवार को उम्मीद करें कि कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया देखने को आपको मिले। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशु सर, किरण जी, विश्वेश जी और साथ ही साथ हमारे सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, लेकिन वही सेफ्टी के साथ, SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तीनों का पालन करते हुए मिलेंगे सोमवार को। मुझे दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।